सबों को नमस्कार। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रद्धेय श्री पीएल बाल योगी जी महाराज हैं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो सबों के दिलों में सबके साथ रहते हैं, भाई कमलानंद जी महाराज, वो उनका स्वागत करें। भाई कमलानंद जी। भाई कमलानंद जी सुन पा रहे हैं? अच्छा, तो मैं उनको बाद में बुला लूंगा। तब तक मैं हमारे बाल योगी जी का छोटा सा परिचय। एक्चुअली इतने बड़े विराट प्रतिभा हैं कि वर्षों से इस देश में सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनका विशेष योगदान रहा है हर क्षेत्र में। और आप आप उत्तर प्रदेश लखनऊ से स्थित होकर संपूर्ण देश भारतवर्ष में कार्यरत हैं। और उनकी विचारधारा को जब आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार आज भारत में जो जरूरत है और जो आदर्श ग्राम की जो बातें हो रही है, जो हमें ब्लॉक लेवल ब्लॉक डेवलपमेंट की जो बात हम करना चाह रहे हैं, तो उसी विषय पर आज हमारे पीएल बाल योगी जी। बाकी सबसे निवेदन है कि म्यूट कर लें। पीएल बाल योगी जी हमारे आदर्श ग्राम विकास पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो मैं हमारे पीएल बाल योगी जी को आमंत्रित करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। और एक और निवेदन है कि अपना थोड़ा और परिचय देने की कृपा करें। धन्यवाद। हाँ, हरिओम प्रभु हरिओम। आचार्य महोदय को क्या कहा जा सकता है? योगी आप भी हो। यम नियम स्वयं का पालन आपको भी करना, हमें भी करना है। एक योगी का जीवन में अपना कुछ भी परिचय नहीं होता है। वो राष्ट्र के लिए होता है, धर्म के लिए होता है, सबके लिए होता है। आज हमारा जो चर्चा है, आदर्श ग्राम और राष्ट्रीय नदी स्वच्छता अभियान। जब जब किसी की आवाज आ रही है। जी मैंने म्यूट कर दिया, आप कंटिन्यू करें। जब हमारा और आपका इस संसार में या हमारे पूर्वजों का जन्म नहीं हुआ था, तो ईश्वर ने सबसे पहले जल का ही निर्माण किया था। उसके बाद अग्नि आई। उसके बाद विकास की मार्गें शुरू होती गई। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए आदर्श ग्राम की अवधारणा तभी फलीभूत हो सकती है जब वहां निरंतर चौपाल लगे और गुरुकुल की संरचना हो, सुव्यवस्था हो और वहां पर ऋषिकुल परंपरा का निर्वाह होता हो। हमारे जीवन में एक आदर्श ग्राम के लिए क्या आवश्यक है कि सारे के सारे जो जनमानस हैं या वहां के प्राणी हैं, सब सहचर भाव से रहें, आत्मनिर्भर रहें, स्वावलंबी रहें, आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण हों, तो जाकर हमें सफलता मिलती है। बाल्यावस्था से ही हमारा जीवन भ्रमणकारी रहा है। जिसके गोद में खिला पला बड़ा हुआ हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन परम पूज्य बड़े महाराज महंत दिग्विजय नाथ जी, उनका सानिध्य मिला। चूंकि हमारे दादाजी भी उनके बहुत अच्छे मित्रों में से थे, वो ब्रह्म योगी थे दादाजी।
तो बाल्यावस्था में ही उनके साथ हमें जहां जहां विचरण करना था वहां विचरण किया। उसी संरचना में एक हमारी श्रृंखला आप लोगों ने सुना होगा, नीम करोली बाबा का। हमारे अपने सबसे बड़े सगे मामा हैं। मैं उनको इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि थे, हैं इसलिए क्या कि वो आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में वो सत्कर्म सतयुग की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं हमें। तो हमारा जीवन राष्ट्र के लिए रहा, सनातन धर्म संस्कृति के लिए रहा, और आप सबके लिए रहा है। नदी की अवधारणा के बिना किसी भी ना आदर्श ग्राम की परिकल्पना कर सकते हैं, ना अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमारा जब जीवन जो है बाल्यावस्था था, नदी के तट पे ही गुजरा, पहाड़ों की कंदराओं में गुजरा, और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जहाँ पे बहुगुणा जी जैसे महान विभूतियों का संरक्षण प्राप्त हुआ। वहां भी हम लोगों ने प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। हरित क्रांति के जनक जो दक्षिण भारत से आते हैं, शिवाराव जी, उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ। आदर्श ग्राम और नेचर विलेज के परिप्रेक्ष्य में केवल हमारे एक संकल्प से सब कुछ पूरा नहीं हो सकता है। जब तक हम सहकर्म सहचर के भाव से एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और इसके केंद्र बिंदु में आपको अच्छी चीजें हैं जो हमारे जीवन में भी लागू होती है, सबके जीवन में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी थोड़ा सा कलयुग में अर्थ को आगे लाना पड़ेगा, धर्म को थोड़ा सा हमें एक साथ लेकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ना अर्थ आगे आ सकता है धर्म से, ना अर्थ आज के दिनों में धर्म से पीछे जा सकता है। इसलिए अर्थ के बिना धर्म का जो कार्य जो है हमारा पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां काम की बातें होती है तो उसमें एक शब्द आता है क्रोध। यदि हमने काम के बाद वाली श्रेणी क्रोध को रोक लिया तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। लेकिन मोक्ष बहुत छोटा एक शब्द है, लेकिन ये ब्रह्मांड के समतुल्य इसकी परिभाषाएं भी हैं। इसे हम आत्म साक्षात्कार के माध्यम से समझ सकते हैं। जहां तक हम आदर्श ग्राम की बात कर रहे हैं, तो आदर्श ग्राम का मतलब ही ये होता है कि आप की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या चिकित्सा से संबंधित हो, या आपके जो नियमित रूप से नित्य दिन जो आने वाली उपयोगी जो वस्तुएं हो, आपके उस गांव में ही मिल जाए। ये जो अपना लीडरशिप लैब जो नेतृत्वशाला शुरू किया गया है अभिषेक जी के द्वारा, महाराज कमलानंद जी के द्वारा, अपने जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी कानपुर वाले हैं, एक और भी व्यक्ति थे सचिन पाटिल, जो इस हमारे राष्ट्र पुनर्निर्माण मिशन के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। और साथ में एक हिमाचल प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुद्ध साहब, है ना। तो ये सारी टीमें अपने साथ जुड़ी हुई है, एक अच्छा टीम है। नेतृत्व वाला मैं सुन रहा हूँ, पिछले दिनों एक और आपके नेतृत्व वाला में आया था, मातृशक्ति हमारी है, नौकरशाही का जीवन का व्यतीत हुआ है, अलका जी। इस उम्र में भी बहुत आप एनर्जेटिक हो, नेगेटिव चीजें आपके पास नहीं आ रही हैं, अच्छी बात है। मतलब आपने जीवन को साकार कर लिया है, और इस उम्र में भी आपको इच्छा है और अपेक्षा है कि हम अपनी सनातन धर्म संस्कृति को स्थापित करें। लेकिन इन सारे चीजों को स्थापित करने के बीच में एक चीजें आती है, गुरुकुल। गुरुकुल की जब तक परिकल्पना पूर्ण नहीं होगी, आप आदर्श ग्राम की जो आपकी सोच है, संकल्पना है,
या स्वप्न है उसे आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुरुकुल आपको जो है आपके व्यक्तित्व का निखार करता है, समग्रता की ओर ले जाता है, आपके जो अहंकार रूपी जो भाषा है उस पर नियंत्रण पा लेता है। ऊंच नीच का भेदभाव सब समाप्त हो जाता है आदर्श ग्राम में। जो हमारी सनातन धर्म की जो पद्धति रही है, ऋषिकुल परंपरा, या हमारे जिस गोत्र का मैं निर्वाह कर रहा हूँ, भरद्वाज का, वहां से सारी व्यवस्था जो थी हमारी वेदों की, वो वर्णाश्रम पे आश्रित थी। धीरे धीरे बहुत सारी विकृतियां आती चली गई। हम अपने परिवार को ही भूल गए। नहीं तो हमें अच्छी तरह याद है, ज्यादा नहीं, हमें पीछे जहाँ 30 वर्ष पहले जाएंगे, एक साझा चूल्हा चलता था, एक साझा चूल्हा, दो चीजें, साझा चूल्हा और साझा चूल्हा। साझा चूल्हा का तात्पर्य ये था कि हमें देखना है कि किसके यहाँ धुआं निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। यदि देखना होता तो धुआं यदि नहीं निकल रहा है तो ये बात आती थी कि कहीं वो भूखा तो नहीं है या कोई समस्या तो उस घर में नहीं है। तो जाके गांव वाले मिलते थे, गांव का प्रधान, सरपंच, या यदि उस गुरुकुल में यदि गुरुवर हैं तो गुरुवर के ये जिम्मेदारी थे, उनका दायित्व था, परम कर्तव्य था कि वो जाकर देखते थे। मंदिर भी आपका हो, योग की पूरी व्यवस्थाएं हो, आपका जीवन शैली एकदम नियमित रूप से होना चाहिए, यम नियम संयम का पालन होना चाहिए था, संस्कारित होनी चाहिए थी। तब हम एक आदर्श ग्राम का पाठशाला शुरू कर सकते हैं। जब मैं दक्षिण भारत में, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ अफसर एसोसिएशन इंस्टीट्यूट का मैं रिसर्च रिसोर्स पर्सन भी रहा, और एडिटर एसोसिएशन की जब बैठे तो स्टेट बैंक के द्वारा कराया जाता था, तो 1996 में एक हमारी शिष्या मिली, अलका, आपका ही नाम है उसमें, लेकिन वो अलका राय थी, आप तो ईरानी हो, है ना। तो वो आई, बहुत अच्छी, उसने पत्रकारिता में शिक्षा दीक्षा दी, गोल्ड मेडल भी मिला उसे। उसकी भी शादी भी हो गई, यूपी से ही लोग रहने वाले, एक सिद्धार्थ राय हैं यूपी के, गाजीपुर जनपद अपने उत्तर प्रदेश। पहले किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से जाना जाता था कि गाजीपुर कुछ है। आज गाजीपुर को आप आदर्श ग्राम, आदर्श जिले के रूप में स्थापित करना हो तो आप देख सकते हो, जहां से कल्पनाथ राय जी आया करते थे। तो सिद्धार्थ राय 2014 से पहले हमारे पास 2013 में ही लखनऊ में आए हमारे पास, अपनी पत्नी के साथ आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी एमबीए तो मैंने कर ली, एमबीए का क्रेज भी बहुत ज्यादा था, अच्छे पैकेज थे। हमने कहा कि बेटा एक चीज बताओ, एमबीए आपने कर लिया, उनका एचआर था, एमबीए इन एचआर थे वो, स्पेशलाइजेशन जो था उनका। आप क्या करोगे, बहुत अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा आप लाइफ स्टाइल करोगे, लाइमलाइट में आ जाओगे। लेकिन इस शिक्षा का उपयोग क्या है, इसकी मार्केटिंग यदि तुमको करना है, एमबीए का मतलब एक तरह का मार्केटिंग ही मैं समझता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं समझता। किसी चीज को सुव्यवस्थित करना होता है, बहुत सारे इसमें है, फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, उसे मैं नहीं जाना। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने पूछा तुम्हारा जो जनपद है बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है, जहाँ पे ये भी कहावत रही कि जो वहां पे नाद हुआ करता था, नाद में जो गायों को, बैलों को, क्या कहते हैं, जो अनाज गौत दी जाती थी, उसमें जो अनाज बचता था तो जाके लोग अपने छान छान को खाया करते थे, जिसका उल्लेख माननीय जो दिग्वंत हो चुके कल्पनाथ राय जी ने संसद भवन में भी कहा था कि ये स्थिति हमारी है। हमने कहा उस जनपद से आते, उस जिले से आते, तो कम से कम कुछ विचार करो। हमने कहा कि प्रकृति के बिना कोई जीवन का आधार नहीं है। हमने तो बोला क्या ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हम कि आपको एकदम दिखना चाहिए कि हम 1960 के पहले जो हमारी आत्मीयता थी, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं पाते थे, उस स्वप्न को साकार करो। मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि आत्मनिर्भर कैसे बनोगे, क्योंकि एमबीए का छात्र रहा, अच्छा पैकेज भी मिल रहा था, अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो हमने कहा कि उस गांव को नेचर विलेज बनाओ। जब नेचर विलेज का कॉन्सेप्ट पूरा करोगे तो स्वतः वो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूर्ण भी करेगा वो, और वो आपका आदर्श ग्राम भी बनेगा। उस गांव का नाम है खुरपी, गाजीपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी में है। सिद्धार्थ राय हैं जो चला रहे हैं सारी चीज को। उस गांव में जाने के लिए आपको 20 रुपये से 25 रुपये का टिकट लगता है, उस गांव को समझने के लिए कि वहां की व्यवस्था क्या है। वहाँ रसोई भी निःशुल्क चलती है, लोगों का दिनचर्या भी बहुत सही है, अच्छी लाइब्रेरी भी है वहां पे,
ऑनलाइन जो है हायर एजुकेशन की व्यवस्था भी है नेचर विलेज का। लेकिन जो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है एक आदर्श ग्राम का, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था हो, एडवांस स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था हो, उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, सेंट्रलाइज आपके पास लैब हो, लोगों को ये ना परेशान होना पड़े कि हमें फलाने डॉक्टर के पास 10 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ रहा है। तो इसका एक ही केंद्र बिंदु हो सकता है कि हम जो है हर गांव में एक गुरुकुल की स्थापना करें। वो हमारे पास सिलेबस भी है, जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, उस शिक्षा नीति में हमारी टीम के जो एक्सपर्ट थे, हमारे अपने लोग थे, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को डाला भी। सरकार ने उसको आत्मसात भी किया है, अपनी योजना में लाई भी सरकार ने। उसमें हम चर्चा करेंगे, और चर्चा से मात्र से कुछ नहीं होगा। हमें लगता है, अभिषेक ने हमें बताया था कि गुरुजी हमें 85 गांवों को गोद लेके वहां पे लोक स्वराज की स्थापना करनी है। लोक स्वराज का मतलब आदर्श ग्राम की स्थापना करनी है। आदर्श ग्राम का मतलब ये होता है कि अपराध मुक्त भी होना चाहिए गांव, किसी प्रकार की लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए वहां पर। आदर्श ग्राम का एक मैं महाराष्ट्र की परिकल्पना बताता हूं आपको। हमारे संघ से ही जुड़े हुए लोग हैं, करीब 70 वर्ष के हैं, वेंकट राव वटाने साहब, गोपीनाथ मुंडे की जी साहब के समधी लगते हैं वो। तो उस गांव में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, थानेदार से लेकर पुलिस कमिश्नर तक परेशान रहता था, हमेशा पुलिस कैंप किया करती थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो हमारे पास आए, हमें भी ले गए। फिर लोग डरने लगे कि महाराज आप जाओगे कहीं मार दिए जाओगे। मैंने कहा मैं चलूंगा गांव में, मिलूंगा। आगे जब तक रोग के निकट ना जाओ, मरीज के पास नहीं जाओ, रोग का समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने कहा कि मुझे गुमनामी का जीवन में व्यतीत करने दो, एक भिखमंगा की तरह मैं रहूंगा, पूरे गांव का मैं आकलन करूंगा क्या वहां की समस्या है। तो पता चला कि सरपंच जो वहां के थे आपस में लोग लड़ाते थे, और जो शाहूकार थे वो भी आपस में लोगों को एकजुट नहीं होने थे, ताकि उसकी शाहूकारिता खत्म हो जाएगी। मैं गया, फिर भटाने साहब आए, फटाने साहब बहुत अच्छी टीम भी बना ली वहां पे। फिर लोगों को समझाया कि इसके से तुम्हें क्या लाभ हो रहा, क्या हानि हो रही है। पता चला कि दर बदर सब, अंत में क्या हुआ कि एक दिन में पुलिस कमिश्नर और माननीय न्यायालय ने मिलकर 471 केस को खत्म किया। और जो कल तक शत्रु थे आज बहुत अच्छे मित्र हैं। वो एक बहुत अच्छा आदर्श ग्राम है, वहाँ उच्च विद्यालय भी चल रहा, हॉस्पिटल भी चल रहा है। उसी के पास में मुलसी के आसपास का जो क्षेत्र हमारा है, वो भारत का पहला स्मार्ट नेचर विलेज बनने जा रहा है, जो मुंबई पुणे के रोड पे पड़ता है। वो वही पास में जो है पांडव जो है गुफा है, जो गुप्त जो अज्ञातवास में रहे थे पांडव लोग, उसी मार्ग पर है सारा कुछ। तो बड़ी योजना है, चूंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का कुछ मामला है। कुछ हमारे एक ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र में कुछ कहते हैं, दिल्ली में आते कुछ कहते हैं, लेकिन ना महाराष्ट्र में कुछ बोलने की स्थिति में, ना दिल्ली में बोलने की स्थिति में है। ये शब्द हमारे नहीं थे, स्वर्गीय जो इंदिरा गांधी रही उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में वो बंदा कुछ कहता है और यहाँ आके कुछ कहता है। तो महाराष्ट्र की दुर्गति हो या पूरे भारत की दुर्गति हो, पिछले 7-8 दशक के शासकों ने हमारे गांव की जो आत्मनिर्भरता थी, धरोहर थी, साझा चूल्हा था, उसको समाप्त कर दिया। अच्छी बात है कि इस टीम में बड़े अच्छे विशेषज्ञ लोग भी हैं, जिन्हें आपको जीवन के अंतिम क्षणों में भी कुछ करना है और कर कर कुछ गुजरना भी है। जिसमें ईरानी जी भी हैं, कमलानंद महाराज हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, आचार्य जो है अंतरंग योगी जी महाराज हैं, युवा में अपना सचिन पाटिल है, और हमारे जो है देवराज सूद जी महाराज हैं। एक कई लोग हैं, अभिषेक अच्छी लीड कर रहे हैं सारी चीजों को। तो ये कार्यशाला चलती रहेगी, कोई समस्या नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि जहां से जिस गांव से आप आते हैं उस गांव को गोद लीजिए। इसके लिए हम ये चाहेंगे कि सरकारी स्तर पे हमें जिस भी रूप में काम को सफल करवाना हो करवाया जाएगा।
और हमारे माननीय सांसद भी एक गांव अपने गोद में ले लिए हैं, लेकिन उनके पास समय ये नहीं है कि उस गांव की शुद्ध लें कि उनका विकास हुआ है कि नहीं विकास हुआ। हमारे सांसदों के पास भी बहुत सारे फंड आते हैं, विधायकों के पास फंड आते हैं, और जहां तक मेरे ख्याल से आईएएस अधिकारी आप इंडियन सिविल सर्विसेज अलका जी भी हो, महाराज कमलानंद जी भी रहे हैं, और सारे कुछ लोग उनके साथ आईपीएस आईएएस हैं, जो एक अच्छी टीम के रूप में आप काम कर पा रहे हैं। तो आपके पास भी, आपके जिला डीएम के पास भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, लेकिन ये फंड तभी धरातल पे उतर पाता है जब तक वहां कोई पहुंच नहीं बना पाता है, या ये कहा जा सके उसके पास सिस्टम नहीं मालूम है कि शासन तक पहुंचा कैसा जाए। सोच तो सबकी अच्छी है कि मैं दिल्ली जाऊं या यूएनओ में जाके बैठूं, या लोकसभा का जो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट है वहां जाके बैठे, लेकिन जाया कैसे जाए, इस पे आत्मचिंतन करने की बातें हैं जीवन में। नकारात्मक को तो नहीं, मैं नहीं कह सकता, ऋणात्मक मैं कह सकता हूँ। गुणात्मक और सकारात्मक पहल को लेकर यदि बढ़ेंगे तो एक अच्छा सामंजस्य बनेगा। तो उस पर हम ये कहेंगे कि अपने अपने गांव को यदि आप चयन करना चाहें, गोद ले लें, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए गांव को आत्मनिर्भर बनाए, पलायन मुक्त बनाए, प्रदूषण मुक्त बनाए, नशा मुक्त बनाए, तो जाके हमारा सफल भूत होगा। पिछले 2 वर्ष से हम लगे हुए थे कि अपने उत्तर प्रदेश में हरित चौपाल लगे। अच्छी बात है कि हमारे श्रीमंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे कोरछवीस के पीठाधीश्वर हैं, और एक छोट इसके साथ साथ उनके साथ एक पोर्टफोलियो भी जुड़ा हुआ है कि एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने समझा हम लोगों की पीड़ा को, और उसी परंपरा से आए हैं, तो उस पीड़ा को समझने और समाधान करने में उनको समय नहीं लगा। अपने अधिकारियों को उन्होंने कहा, टास्क दिया, और आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के 97,000 98,000 गांव जो है टोटल हमारे, हर तीसरे शुक्रवार को ग्रीन चौपाल लगने हैं। अब बात उठती है कि हम शहर में हैं, शहर में कोई नहीं है। जो भी शहर में, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बेंगलोर में हो, मंगलोर में हो, कोलकाता में हो, गांधीनगर में हो, सब गांव से निकले आए हैं, क्योंकि जो गांव से जो शहर में है, अपनी गांव की संस्कृति को लेकर आप आए हैं वहां पे। आप लाख अपने आप को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाओ, अपने आप को डिरेल होने का प्रयास करो, जो आपके जो डीएनए में है, जेनेटिक जो व्यवस्था है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं कभी भी 24 घंटे में एक बार वो प्रकट होता ही है आपके पास, चाहे भाषा के माध्यम से हो, या क्षेत्र के माध्यम से हो, या राज्य के माध्यम से हो, या संस्कृति या परंपरा या संस्कार के माध्यम से हो। इस पे विशेष हमें ध्यान देना होगा कि हम किस गांव को आदर्श ग्राम बनाए। तो ध्यान देना होगा हमें कि जहां आसपास की नदियां हैं, उसके निकट वाले गांव को यदि हम आदर्श ग्राम बनाते हैं, तो सरकार की बहुत सारी योजना उसको हम लागू कर सकते हैं। मैंने एक नारा दिया था यमुना बचाओ अभियान के निमित्त, तो दिल्ली में घाट पे ठाट, पीएमओ के पास भी चला गया, क्या सिस्टम है आपका, मंत्रालय से आया, बाकायदा जो हमारे पास जो हम ग्रीवांस कमीशन के जो कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक ग्रीवांस कमीशन के, तो सारे ग्रीवांसेस पे उन्होंने चर्चा करी। मैंने बताया कि घाट पे ठाट का मतलब क्या होता है। मतलब यह था कि आत्मनिर्भरता की तरफ लेना और नदी को स्वच्छ बनाना। उन्होंने पूछा कैसे नदी को स्वच्छ बना सकते हो आत्मनिर्भरता के साथ। सिंपल सी बातें थी, हमें जितना मेहनत साबरमती पे करने में नहीं लगा, उतना मेहनत हमें यमुना जी पे करने में लग रहा। कारण था कि व्यवस्था के जो संवाहक हैं, यदि उनकी मानसिकता ही कुषित है, तो हम लाख प्रयास करें, उस प्रदूषण से मुक्ति नहीं पा सकते। और तटस्थ रहे,
हम अपना काम करते हैं। इसमें हमारे लिए उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार ने बड़ा हमें सहयोग किया। हमने काम भी किया। हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट हमारा यमुना जी में आता है, वो भी किया। राजस्थान का भी कुछ पार्ट आता है। सहयोग मिला, लेकिन हम दिल्ली में आते आते थक जाते थे। लेकिन हार हमने नहीं माना। हमने 208 घाट बनाए वहां पे, 208 व्यक्ति को रखा, और अवसर की तलाश में था, और ईश्वर ने अवसर भी दिया कोरोना काल में। मैं चाहता था कि और एक महीना दिल्ली में लॉकडाउन लगे, ताकि जितने नाले मैं बंद कर सकूं। उस नाले को बंद करने के लिए हमें शासन की आवश्यकता नहीं थी, टीम की आवश्यकता नहीं थी। हमारे पास दूत लोग थे। भाई, ये जीवन शमशान का है, मरे हुए व्यक्ति को और क्या कोई मारेगा। राजा रूठेगा तो राज लेगा, यम रूठेगा प्राण लेगा, जनता रूठेगी भगाएगी, फिर चल पड़ेंगे हम। इसी सिद्धांत के साथ हम लोग जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं। ना राज की लालसा रही, ना धन की लालसा रही। हाँ, लालसा थी राष्ट्र की और धर्म की, कि जीवन में अधर्म होने नहीं दूंगा, अधर्मियों को टिकने नहीं दूंगा। जो जिस भाषा में समझेगा, हम उसी भाषा में उसे समझाएंगे। चंडाल के साथ हम साधु का वेश नहीं मान सकते। कि यदि कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, मैं राइट साइड में हूं, तो एक्सीडेंट होना है। वो भी रॉन्ग साइड, मैं भी रॉन्ग साइड, फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। तो साधारणतः ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि आदर्श ग्राम की जो परिकल्पना है, मैं इसलिए समायोजन नदी और ग्राम कर रहा हूं कि दो टॉपिक अभिषेक जी ने डाल दिया था। दोनों हमारा प्रिय वस्तु है, चूंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कि हम गांव को हरित चौपाल में बदलें, गांव के लिए हरित विकास निधि का गठन करें। सरकार से जो हमें सहयोग लेना सरकार से लें, जनता से जो सहयोग लेना जनता से लें, स्वयं से जो हमें सहयोग करना है हम स्वयं अपना अर्पण करें। मीटिंगें हो रही हैं, होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी समाज का, राष्ट्र का विकास का नींव यदि रखा गया तो नदियों से है। जब मैं पूर्वोत्तर भारत में रहता हूँ, चाहे मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो, तो कांच की तरफ पानी दिखता है। मैं अपने देवभूमि की तरफ रहता हूँ, वहां मैं देखता हूँ वहां भी नदियां साफ है। फिर धरातलीय क्षेत्र में आते थे, नदियां प्रदूषित कैसे हो जा रही है। तो इसका जीता जाता उदाहरण हमारा गुजरात था, दूसरा दिल्ली। गुजरात में इसलिए सफल हो पाए कि रफ एंड टफ हमारी सरकार थी, हमारी बातें भी सुनती थी। अब हमारी बातें अब भी सुनी जा रही है, कि अब हमारी रफ एंड टफ वाली सरकार आ गई दिल्ली में। तो आपको मैं बताऊं, जिन औद्योगिक इकाइयों ने, उद्यमियों ने, फैक्ट्री मालिकों ने एनजीटी को या सुप्रीम को शपथ दे रखा था, या भारत सरकार या राज्य सरकार को शपथ एलजी को दे रखा था, कि हम अपने फैक्ट्री का पानी या गंदा पानी यमुना जी में नहीं बहाएंगे, उनको हमने 2018-19 में व्यक्तिगत रूप से हमारी जो टीमें थी, लगभग 21,000 के आसपास हमारी टीमें थी, सदस्य हमारे, वो सब लोग फिजिकली जाके उसके गेट पे चिपकाए कि अपनी फैक्ट्री को बंद करो, या जमुना में गंदा पानी डालना रोक दो। उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं डालते हैं। फिर हमने देखा कि ये रासायनिक तत्व कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, 30-30 फीट गहरा जो वो पाइप सीधे नदी में निकल के नीचे निकलती थी सामने। तो जब हम लोग ने सर्वे किया, हरियाणा के यमुनानगर से लेके अब आगरा तक, आगरा के पहले जब आए, फिर हम एनसीआर में देख रहे हैं, हम पलवल तक आ रहे हैं, तो पलवल में वही मैं स्थिति देख रहा हूँ। 20-20 से 30 फीट उन्होंने गहरा पाइप करके अपने फैक्ट्रियों की पानी निकाल रहे थे। अब समझिए कितनी उनके मन में दूषित भावना थी, कि राष्ट्र को जीवन देने वाली जो नदी है, जो राष्ट्रगान में यमुना जो कही जाती है, जिसको हम पुकारते हैं, संकल्प में जिस नदियों का संकल्प लेते हैं, आमचन करते हैं, उसके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, या इतना अक्षम में अपराध किया जा रहा है। तो उन पाइपों को भी हम लोग ने तोड़ा, और फैक्ट्री वालों को जो ट्रीटमेंट करना था वो ट्रीटमेंट भी हमने करी।
दिल्ली सरकार ने अभी का जो समय लिया, जो हमारी यमुना बचाओ अभियान से निकली हुई योद्धा है, अपने वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी लीडर हुआ करती थी, रेखा, मुख्यमंत्री है, पहला दिन उसका यमुना जी के नाम से समर्पित था। 3 साल का समय लिया है, 3 साल का समय उसने नहीं लिया है, मोदी जी ने लिया है। इसलिए मोदी जी पे तो मैं विश्वास कर ही सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ हमारा मोटा भी बैठा हुआ है। काम पक्का होगा, लेकिन हम ना सरकार के भरोसे टिकेंगे, रुकेंगे, ना हम प्रशासन के भरोसे टिकेंगे। जो हमारा अभियान है, अभियान अरबल निरंतर चलता रहेगा। इस पे जो भी बाधा आएंगे उसको झेलेंगे, संभालेंगे। लेकिन एक आदर्श गांव के लिए जो परिकल्पना है अपने जीवन के अंतिम लक्ष्यों तक, आप उस गांव को गोद लीजिए। जो उसकी डिजाइन करनी है, उसके केंद्र में आप गुरुकुल को रखिए, नियमित रूप से चौपाल की व्यवस्था कराएं, और जाति विहीन समाज का गठन करें। जाति विहीन का मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ वर्णाश्रम को खत्म करो, संस्कार संस्कृति को खत्म करो, ऐसा नहीं करना। जाति विहीन समाज हमारा सनातन संस्कृति का प्रमुख अंग है। वर्णाश्रम में व्यवस्था है, कर्म के आधार पे, योग्यता के आधार पे सबकी श्रेणियां बांटी गई थी, जिसे बाद में मैकाले ने कुछ बर्बाद किया, कुछ हमारे अपने शक्लरों ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि जिस दिन भारत का संविधान का जो मूल प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ किया गया, उसी दिन समझ गए भारत का अवनति हो रहा है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैं आपको साधारण बताता हूं। यदि आप एक, आपका सिर है, दो आंख है और उसमें 2 सर और जोड़ दिया जाए, 2 नाक और बढ़ा दिया जाए, तो उसका स्वरूप कैसा होगा? कुरूप ही तो हो जाएगा। इसके पहले जो हमारे संविधान से जुड़े हुए लोग थे, जिनमें नदियों का ही उल्लेख किया गया था, और जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें नदियों से ही सब कुछ हमारा प्रारंभ होता है, पर्वतों से प्रारंभ होता है। और वहीं पे उसके विरोध में हम जनमानस या हम पापी लोग इस तरह का कृत करते हैं। तो ईश्वर जो बैठा हुआ है, जो पंचतत्व से बनाया हुआ हमारा शरीर है, पंचभूतों से निर्मित ये संसार है, तो स्वाभाविक रूप से हम मानसिक रूप से पीड़ित होंगे, आर्थिक रूप से पीड़ित होंगे और शारीरिक रूप से पीड़ित होंगे। भारत का ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज के दिनों में स्वस्थ है। हाँ, आदर्श ग्राम के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो भी ग्राम समाज की भूमि है, एक समूह के माध्यम से आप उसको तैयार करें या ट्रस्ट बना लीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आज के दिनों में लमसम भारत के हर जिले में पहुंच तो बन चुकी है ईश्वर की कृपा से। असंभवतः ऐसे कितने गांव हैं जहां पे हम गए हुए हैं और आप जैसे लोग मिल जाया करेंगे हमें। सबके मन में पीड़ा हो चली है कि अब आओ लौट चले अपने गांव की ओर। 1990 में मैंने एक अभियान शुरू किया था। शुरू तो किया था इंदिरा गांधी के समय ही, लेकिन वो बेचारी रही नहीं, ठंडे वस्त्र में चला गया। चलो गांव की ओर। बीपी सिंह ने इसको बहुत सराहा। अटल जी हमारे बड़े श्रद्धेय रहे, बड़े आत्मीयता के साथ तो सुनते थे कि ये क्या टॉपिक ले आया है सब लोग। उसी में कुछ शहरीकरण वाले लोग थे कि चलो गांव के लोग शहर की ओर आते, तुम गांव की ओर ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो भविष्य। आज सबको आवश्यकता हो रही है कि हमें गांव की ओर जाना होगा, और इसका नियति ने निर्धारित कर दिया 2019-2020 में कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी रहे, उद्योगपति रहे, वो गांव की ओर चले गए। और जब मैंने देखा गांव में उनकी टूटी हुई जो बिल्डिंगे हैं, उसकी मड़ैया वो बनाकर तैयार कर रहे हो, आज गांव की ओर सब मुफ्त कर गए हैं। आज मतलब प्रकृति ने आपको पुनः अपनी उस ओरिजिन पॉइंट्स की तरफ रिवर्ट किया है, जहां से आप निकले थे। अर्थात ईश्वरीय शक्ति आपके साथ खड़ी है। इस कार्यशाला में सब लोग आप आए हैं, अच्छी बात है। किस गांव को चयन किया जाए एक सामूहिक रूप में, सबसे पहला योगदान हमारा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बाल योगी जी महाराज। आनंद आ गया, आपने बहुत चंद शब्दों में बहुत सारी बातें कह दिया। सबको समेटने के लिए अब मैं कलम कॉपी लेके नहीं बैठा था, नहीं तो
मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंसाइक्लोपीडिया वाली आपने प्रस्तुति किया पूरे भारत को। मैं एक ही शब्द में, जैसे मैं चूंकि आनंद मार्ग से आचार्य हूँ और अवधूत की जिंदगी जहाँ जिया, तो शमशान में ही अपनी साधना होती थी, इसीलिए आपने शमशान की बात कहा तो अच्छा लगा। तो हमारी जीवन है कि हम रियलाइज कर ले कि अंत में जाना वही है। तो और नदी वाली बात आपने बहुत अच्छा बोला। और जहां तक गुरुकुल, बिना गुरुकुल के तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब आनंद मूर्ति जी ने शरीर छोड़ा, उसके एक दिन पहले उन्होंने अंतिम जो भजन दिया, जिसको प्रभात संगीत बोलते थे, वह गुरुकुल के ऊपर दिया। वो बंगाली में ज्यादा भजन था उनका। तो उन्होंने कहा, आमरा गोड़े नवो गुरुकुल, यानी हम लोग गुरुकुल बनाकर ही रहेंगे, गांव गांव में गुरुकुल फिर से स्थापित। और गुरुकुल तो वही होगा जो पूरी चीजें एक साथ होंगी, वहाँ गौशाला, हम्म। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम्म। फिर आपका ग्रामोद्योग, पंचगव्य, फिर योग, आयुर्वेद। और ये सब का आधार जो है वो पानी चाहिए, पानी के लिए नदी चाहिए, नदी का संरक्षण चाहिए। जी। और इससे फिर मानव जुड़ जाता है। फिर मानव गुरुकुल में ही, मुझे लगता है कि गुरुकुल से ही बच्चे यह संस्कार दे देंगे कि वह वहाँ जो कुछ बातें हो रही थी ना कल, कि मार्केटिंग में परेशानी होती है, लेकिन गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था है जो मार्केटिंग भी करा देता है। एक उदाहरण दूंगा। एक 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 पति पत्नी आए, शायद आप जानते हो उनको, वो त्रिवेंद्रम में, जिन्होंने गुरुकुल शुरू किया अपने आईएएस की या सरकारी कोई भी नौकरी थी उसको छोड़कर। तो उन्होंने जब शुरू किया तो उसमें फिर बच्चों को ग्रामोद्योग में लाए, और उस जगह पे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की सामानें बिकनी बंद हो गई। बच्चों ने ही ऐसी मार्केटिंग कर दिया, गुरुकुल के बच्चों ने। जी। तो नहीं, बहुत मैं अच्छा है। निवेदन करूंगा। जी, बोलिए बोलिए। नहीं, ये गुरुकुल जो पद्धति मैंने बताया, चूंकि आदर्श ग्राम की परिकल्पना यदि हम कर रहे हैं, उसे आत्मसात करना है। और अच्छी बात है कि इतनी अच्छी अच्छी विभूतियां अपने साथ जुड़ी हुई हैं। यदि इस अवसर को हमने गंवा दिया तो जीवन में कभी ये अवसर लौट कर नहीं आने वाला है। तो गुरुकुल को तो अपने केंद्र में रखना ही रखना है। और नदी तो हमारे लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो इस पे बहुत अच्छा है, एक अच्छी टीम बन चुकी है। इसको हम लोग कार्यान्वयन कैसे करें, क्रियान्वयन कैसे करें, संपादित कैसे करें, निष्पादित कैसे करें, इसको एक बैठ के जूम मीटिंग से हट के हम लोग धरातल पे आके काम करें तो अच्छा रहेगा। सही है प्रभु, सही है। दरअसल ये एक शुरुआत हुई है वर्धा वाली, लेकिन हम्म। यह जगह जगह पे, जगह हम्म। जगह पे विकेंद्रित मीटिंग होनी हम्म। चाहिए। हम्म। और उसको हम लोग कार्यान्वयन लेकर के हम लोग 3 से 6 महीने के अंदर में योजना बना लें, और उसे फिर उसके बाद एक्शन में ले आए, बहुत अच्छा। और ये विकेंद्रित होकर के। तो सबसे निवेदन है कि जिनको भी हमारे बाल योगी महाराज से कुछ प्रश्न हो तो अवश्य करें। आप हाथ उठा सकते हैं तो अच्छी बात है, डिजिटल हैंड। नहीं तो ऐसे भी हम आपका, जिनकी वीडियो ऑन है तो हम हाथ देख सकते हैं ऐसे करके, है ना? या आप ऐसे भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओमपाल जी आपसे शुरू करते हैं, और अलका दीदी आपसे भी। ओमपाल जी आप अनम्यूट करके अगर कुछ बोलना, मदन लाल जी आप भी शुरू से ही आए हुए हैं, पधारे हैं, तो आप अनम्यूट करके बात करें। सभी आप लोग म्यूट हैं। अनम्यूट अनम्यूट करें, उसमें एक लिंक होगा वहां पे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करें। जी जी जी। जय गौ माता। अब ये कौन बोल रहे हैं? जी। बोलने वाली शक्ति आत्मा ही है ना, शरीर के द्वारा बोल रही है। हाँ, मदन लाल जी बोलिए। हाँ जी। ऐसा है कि गौवंश के लिए मैं हिमाचल प्रदेश में ये काम कर रहा हूँ, और ये काम मैं कर रहा हूँ 2007 से।
और इस टाइम मेरे पास जो टोटल जो है 185 के करीब जो गौवंश है, और उसमें नंदी भी है कुछ 3540 के बीच में, और बाकी सब जो है गायें हैं, देसी नस्ल की भी हैं, और साहिवाल भी है, और दूसरी जर्सी भी है। जर्सी का मैंने कहा, साहिवाल को दूसरी ऐसी है। तो ऐसा है कि हम तो अपने हिसाब से तो काम कर ही रहे हैं। बाकी कुछ स्ट्रे कैटल के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। जो पशु को लोग आवारा छोड़ देते हैं, बोलते हैं आवारा, गौ माता को तो आवारा शब्द तो बोलना भी नहीं चाहिए ना। ये तो एक एक ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि बेसहारा है, उसको छोड़ा गया है। और जिन्होंने यूज करे, दूध पी लिया, दूध पीने के बाद बछड़ा जो होता है, बछड़े को भी वो छोड़ देते हैं, और गाय को भी छोड़ छोड़ रहे हैं। तो ऐसी जो गौवंश है, जो सड़कों में जो विचरण कर रहा है, उनको मैं जो है शरण के लिए तत्पर रहता हूँ। और मेरे पास इस टाइम जो मैंने जो रखे हैं वहाँ सेवादार, वो 12 की संख्या की है। तो वो ठीक तरीके से सारा अपना काम कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश में गौ सेवा आयोग का भी गठन हुआ है 2022 में। तो तब से गौवंश के ऊपर हिमाचल सरकार जो है, एक पशु के ऊपर, एक गौ माता के ऊपर जो है, वो पहले 500 रुपये देती थी, अब 700 रुपये दे रहे हैं, वो भी प्रति मास, प्रति गौवंश। तो अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई पीछे, उसमें इन्होंने अभी 1000 का जो है ना, उसको बढ़ा करके 1200 रुपये जो है ना, वो किया हुआ है। उसकी नोटिफिकेशन जो अभी इसमें जो है अपने जुलाई से जो है स्टार्ट की गई है। तो भारत की संस्कृति है, गौ माता के भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति है गाय गांव। गाय बचेगी तो किसान भी खुशहाली में रहेंगे, और गांव भी खुशहाली में रहेंगे। तो भारत एक ऐसा प्राचीन, और एक इसकी संस्कृति ऐसी है कि इसमें तो श्री कृष्ण ने भी देखो गौ का, गाय की सेवा की हुई है। गाय माता का साथ उन्होंने अपना जो है, जो पार्ट प्ले किया हुआ है, ये भी शास्त्रों में भी है। तो गाय जो है, गाय के वैसे भी शरीर में ना 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है ना वास है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर हमारे जितने हम भारतवासी, जो भारत शब्द जो है इंडिया बोलते हैं, लेकिन भारतवर्ष में जो भी हम मानस इसमें रह रहे हैं, तो हमें तो गौ माता के प्रति काफी सहयोग एक दूसरे को देना चाहिए, जिससे कि हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारी भारत की जो सभ्यता जो है, वो बरकरार रहे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप एक महानुभाव हैं, जी सर, जी सर। मिल रहे हैं। आप महानुभावों से मैं जुड़ा हूँ, डॉक्टर त्योरी जी, कमलानंद जी महाराज, जो कि देखो उन्होंने मुझे जोड़ा। हम पीछे भी एक गेम नाइट थी, उसमें भी लगातार जुड़ते आया हूँ मैं, और इसमें भी अभी जुड़ा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ ना कुछ अनुभव जो है सबसे मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो भारत में संस्कृति को हमें बचाना है, गौ माता को बचाना है। तो मेरा तो यह है कि हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा बिल भारत सरकार पास करे जिसमें कि गाय को राष्ट्रीय या गौ माता घोषित किया जाए। तो क्या विचार हैं आपके? तो मेरे तो ऐसे विचार हैं, मैं इस तरीके से जो है चाहता हूं, जिससे कि गौवंश की रक्षा हो, भारत की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो। जय गौ माता। मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, एकनाथ जी शिंदे जी, जी जी, एक नजर, अच्छा ठीक। जहाँ पे हिंदवी स्वराज का शुभारंभ हुआ, छत्रपति महाराज ने आक्रांताओं को रोका था। जी जी। आपको जानकर खुशी होगी कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता घोषित कर रखा है गौ माता को। हाँ, महाराष्ट्र में, हाँ, ठीक 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 ठीक। लेकिन आप पार्लियामेंट में जो ना इसका बिल पास हो जाए, तो फिर पूरे भारतवर्ष में जो है ना, ये सारा इसको ये चल पड़ेगा, सारा पूरा लागू हो जाएगा। उस पे हमारा काम चल रहा है। आपको मैं बताऊं, 1981 में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, गांव जी गौ गंगा मिशन। जी नदियों को पंचगव्य से स्वच्छ करने का हमारा
अ, एक हमने परिकल्प शुरू किया था, वो प्रकल्प जो हमारा था कि पंचगव्य नदियों को हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं और उसके जो जलीय जीव हैं उसको किसी प्रकार को हानि पहुंचाए हुए। ठीक। अटल जी की सरकार आई तो फाइलें दब गई और गायब भी हो गई। हमारी जो एनडीए की सरकार आई, फिर मैंने फाइल खुलवाई और फिर हमसे पंचगव्य के बारे में सारा कुछ मांगा गया कि नदियों को कैसे आप पंचगव्य से तैयार करोगे। ठीक। तो सारे नदियों के तट पे जो हमारा घाट पे ठाट की योजना जो है, जहाँ पे वहाँ हमारी जो सनातन धर्म संस्कृति या प्रकृति से संबंधित जो हमारी जो देशज जो व्यवस्था है, सनातन ना करके हम देशज जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आत्मसात कैसे कर सकते हैं, तो उसमें गाय का भी एक बहुत बड़ा हमारा प्रकल्प है को स्थापित करना है कि हर 1 किलोमीटर पे इतनी गाय हम रखें ताकि उससे हम पंचगव्य तैयार कर पाए, है ना। और जो जी। रेडिएशन जो आ रहा है आपके मोबाइल्स पे या जहां तहां अरे से, उस रेडिएशन को गौ माता रोकेंगी, है ना। अब पंचगव्य हाँ से तो अपने आप को आत्म शुद्धि भी करेंगे। जो हम्म, रासायनिक पदार्थों से हम पानी को स्वच्छ करते हैं या कौन कौन सा आजकल वाटर लोग पीते हैं, है ना। तो यदि हम पंचगव्य से जाएगा तो जलीय जीवों को एक आहार भी मिल जाएगा पंचगव्य के रूप में। और जी जी। प्राकृतिक जो व्यवस्था है हमारी प्रकृति शुद्धिकरण करने का, वो भी सारा कुछ हमारा स्वतः लागू हो जाएगा। ठीक। गाय को आप आवारा नहीं कह सकते हैं। गौ एक ऐसी हमारी व्यवस्था है कि जड़ मूल में है, जहाँ गुरुकुल का जो हम की जो परिकल्पना भी करते हैं, सोचते भी हैं कुछ भी उसके बारे में, गुरुकुल के बारे में, तो बिना गौ माता का सब कुछ अधूरा है। ठीक जी। ठीक ठीक। तो आप निश्चिंत रहें, आप सभी आगे बढ़ें। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि 2027 से पहले भारत सरकार से मैं इसको बिल को पास अवश्य कराऊंगा, क्योंकि हमारा हर साल जो है संसद भवन में जहां पे हमारे साधु संतों पे गोलियां चलाई गई थी, हम्म। गोपालकों पे, उस सरकार का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस बिल को अवश्य पास करवाएंगे। आप निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप इस कार्य में अग्रसर होकर के गौ माता की, गौ वंश की अगर सुरक्षा चाहते हैं, तो देखो जितने भी स्लॉटर हाउस हैं पूरे इंडिया में, तो बड़े महंगे महंगे और अच्छे अच्छे इनके हैं, तो वो भी सारे क्लोज हो जाएंगे फिर तो ना। फिर तो ये सारा प्रोग्राम, एक संस्कृति हमारी बचेगी, हमारी सभ्यता बचेगी, हमारा भारत बचेगा। ठीक है ना, ऐसे। जब तक हम और आप जागृत नहीं होंगे, सरकार और व्यवस्था कुछ भी नहीं कर सकती। कानून बनते हैं, ठंडे वास्ते जी में रख जी। दिए जाते हैं। हमें और हम्म, आपको अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा ठीक। और डंडे लेके खड़ा होना पड़ेगा। आजकल युग चल रहा है, बिना डंडा का कोई नहीं सुनता है ना। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। ठीक। आज से 500 साल पहले भी तुलसीदास दास ने भी लिख दिया था कि हम्म। बिना भय का कोई प्रीत नहीं होती, है ना। बिल्कुल। तो इस पे अभी मैं काम करना जरा, पड़ेगा। और हाँ, आदर्श ग्राम के निमित्त हम यदि बात करें तो आदर्श ग्राम में गौशाला तो है ही, इसलिए मैंने उसको कहा कि केंद्र बिंदु में गुरुकुल रखा जाए प्रभु, है ना। गुरुकुल गुरुकुल रखा जाए। ठीक 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 ठीक। बाकी मुझे भारत सरकार ने जो बड़े, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने मुझे हिमाचल के लिए मुझे ना नॉमिनेट कर रखा है एज ए एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव। बाकी मैं, मुझे हिमाचल में जो एक IIT एक ही है उसका मुझे मेंबर रखा हुआ है, वेटनरी हम्म, कॉलेज का, इंडस्ट्री का, सब जगह मेंबर हूँ मैं। आई मुझे हम्म, पीछे भारत सरकार ने पीछे जनवरी में हम्म, मुझे एक डॉक्टरेट का भी उन्होंने मुझे उपाधि दी हुई है, जो कि हम्म, उसका हम्म, जो है अभी हम्म, प्रधानमंत्री के संग्रहालय में हुआ था। 1 फरवरी को हुआ था वो प्रोग्राम। उसमें हम्म, पूरे इंडिया के हम्म, 48 लोगों को जो है ना डॉक्टरेट हम्म, का भी वो हम्म, उपाधि दी गई। तो मुझे एनिमल वेलफेयर डेवलपमेंट की अचीवमेंट के लिए मुझे ये उपाधि मिली हम्म, हुई हम्म, है। हाँ, हाँ, ये मेरे ये अच्छे मेरे सारे गौ माता की बहुत तरफ से। बहुत धन्यवाद मदन लाल जी। बहुत बहुत अब हम बहुत दूसरा आपको, चलो प्रश्न लेते सारी हैं। बड़ी आप शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा हाँ, काम कर रहे हाँ, हैं। कर देंगे, चलो। ओमपाल सिंह जी, शायद आपका अनम्यूट हो गया है, आप बोलिए। हाँ, हाँ, बोलो बोलो, कुछ ना कुछ जी बोलो सर। जी। ओमपाल सिंह जी। ठीक है, ओम अ, शांति। आदरणीय श्री मदन लाल जी और श्री पे योगी जी के हमने विचार सुने, उनके विचारों से हम सहमत हुए और उनके बहुत ही अच्छे विचार थे। यदि इन विचारों को
धरातल पर इन पर सहयोग किया जाए तो बहुत अच्छा कार्य है, और इससे गौ माता का जीवन भी बचेगा, और इससे बहुत अच्छे अच्छे कार्य में सहयोग मिलेगा। ऐसी हमारी आपसे अनुरोध है कि इस काम को आगे बढ़ाएं, और इस कार्य में जो भी हमसे सहायता की आवश्यकता हो उसके लिए हम हर समय तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। ये हमारे ओमपाल सिंह जी जो हैं, वो हमारे कल राजीव जी ने प्रेजेंटेशन दिया, उनके श्रद्धेय पिताजी हैं। और इनका आज भी का गांव में विकास का कार्यक्रम, ये पूरे जो एक तरह से गुरुकुल व्यवस्था और गौ माता की रक्षा और पंचगव्य के आधार पे चल रहा है। तो इस पर आपकी क्या क्या एक्टिविटीज है, जरा शॉर्ट में बताएंगे क्या ओमपाल जी, अभी आपके गांव में? मैंने पलटी गांव में 11 गोबर गैस लगाए हुए हैं, और सौर ऊर्जा पे कार्यक्रम चल रहा है, और गांव में स्कूल की सफाई और सफाई कार्यक्रम, इन पे भी जोर दिया जा रहा है। और आगे हम जो चाहते हैं कि जो भी फसल हो ऑर्गेनिक हो, जिससे कि आगे जो आने वाला जीवन, जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उससे लाभ उठा सके, ऐसी हमारा सहयोग है, और इस तरह का हम अपनी तरफ से चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इस इसमें पे जो, कहना चाहूंगा कुछ। जी सर। ऑर्गेनिक शब्द का उपयोग न करें हम, प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाएंगे तो ज्यादा जी जी हमें जी जी, सॉरी सार्थकता सॉरी सिद्ध सॉरी। होगी, है ना। प्राकृतिक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 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 राइट। जी जी सर, जी सर, जी सर। बहुत सुंदर, मिलना बहुत सही, बहुत सही। नेचुरल फार्मिंग। हाँ, नेचुरल नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक। फार्मिंग। क्योंकि पंचगव्य। प्रकृति में माँ प्रकृति अपने आप केचुआ देती है, अलग से केचुआ को बाहर ला करके फिर उसका खाद बनाना जी सर। आज की इसकी तारीख में, आवश्यकता शायद नहीं है। आज की तारीख में सही जैसा मैं फरमा रहे हैं अनुभव आप। कर रहा हूँ कि बरसात के दिनों में मेंढक बहुत बोलते थे, केंचुए बहुत आते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि बरसात होते टाइम भी केंचुआ जमीन में नहीं रहा है, जिससे उर्वरा शक्ति जमीन की क्षीण होती जा रही है। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लोगों बागों ने अधिक करने के बाद केंचुआ, सर्प, जो हमारे मित्र कीट थे, वे खत लगभग समाप्ति की श्रेणी में हैं, और इसी कारण से हमारी पैदावार क्षीण होती जा रही है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा दिया जाए, उसी से हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी रक्षा हो सकती है। क्योंकि जब हम जमीन में केमिकल डाल रहे हैं, उसका उपयोग फसलों में कर रहे हैं, तो उसका अंश, जो केमिकल है उसका अंश फसलों में जाता है, और उसी फसल को हमारे पशु खाते हैं, और हमारे जो है दूध व्यक्तियों में भी को नहीं आ खाद्यान्न रहा। में आता है, दूध में जाता है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। हाँ, अभी मैं देखो, मैं केंचुआ खाद का भी एक प्रोजेक्ट चला रखा है साथ में। तो क्योंकि जी गौवंश में काफी है तो काफी गोबर हो जाता है, डेली 5 6 6 7 क्विंटल गोबर निकालता है। तो केंचुआ खाद का प्रोजेक्ट साथ में चला रखा है। जी तो जी, बहुत केंचुआ। अच्छा वो है, इसी से ही ये बचाया जा सकता है। और यूं समझो, काश्तकार की आर्थिक स्थिति खराब दिन पर दिन होती जा रही है, क्योंकि जो उसका लाभ होता था वो रासायनिक खादों में, रासायनिक दवाइयों में उनका बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा। कृषि उपकरण के उसमें व्यय व्यय अधिक बढ़ता है, और आमदनी कम होती जा रही है। बाकी पंचकव्य के ऊपर ना थोड़ा फोकस होना चाहिए। जी 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 जी। पंचकव्य इस जो ओर ना। मीटिंग हाँ लेकर गांव वालों की हम समझाएंगे, और इसी की उसमें हम गोबर गैस की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि इससे हमारा जो ईंधन, उसमें हम गोबर उपयोग करेंगे गोबर गैस में, उससे हमारी उपयोगिता गोबर की बढ़ेगी, और दूसरे उससे हमें जो ऊर्जा मिलेगी उससे हमारा अपने घर पे रसोई भी चलेगी बहुत अच्छे से, ऐसा हाँ हमारा हाँ सोचना है। हाँ, दूसरी यूनिट को भी दे सकते, और लोग को भी दे सकते हैं ना, गैस का सब जी उपयोग हो जी जी सकता जी जी है। और गाँव में जी भी अगर गौ वंश काफी है तो वहाँ भी ये प्रोजेक्ट जो लगा सकते हैं इसका, गोबर जी गैस सर, जी का। सर, जी सर, वहाँ जी सर। 10 15 घरों को गोबर गैस का वो कर सकते हैं, वो यूज उसमें। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा कर रहे हैं। इसमें हमारे बाल योगी जी
आपका क्या विचार है कि बाहर से जो हम खाद लाते हैं बनाकर, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, या ये जो भी है, और प्राकृतिक खेती में जो नेचुरल होता है, जो जो जमीनें बेकार हो गई, उसको कैसे वापस बनाया जाए, उर्वरक? नहीं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। आवाज आ रही है? जी जी, आ सर। रही आ रही। आ, जी सर, आ रही है जी। मरुभूमि जिसको आप कह सकते हो या मरुधर कह सकते हो, ऊसर भूमि। ऊसर भूमि हो जो भी हो, मैं इस पे बताता हूँ क्या करना है। 5 प्रकार के पौधे आप लें। जी सर। और एक पौधा तो अमृत है, वो आपके लिए हर समय उपलब्ध होता है, आपके आंगन में भी होगा, घर पे भी होगा, सारा कुछ होगा। तो उसमें आप एक तुलसी आप रखें, नोट कर सकते हैं। एक करौंदा। तीसरा नींबू। चौथा जो आपके लिए है, राजस्थान में उसे खेजड़ी कहते हो और आप अपने यहाँ में शमी कहते हो आप, है ना? जी। और पांचवा जो है, आप उसको पुटुस रखते हैं। पुटुस, इसको हम कैंसर के दवाओं बीमारी में इसका उपयोग करते हैं। कौन सा पौधा सर? पुटुस, पुटुस कहते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है, पहाड़ों पे ज्यादा है ये, है ना? पठारी क्षेत्रों में। कीकर बोलते हैं जिसे। हाँ। तो इसका यदि समावेश करेंगे तो आप, यदि ऊसर भूमि है या बंजर भूमि, बारिश नहीं हो रही है, तो आप एक प्रैक्टिकल के रूप में आप 250 मीटर ले लो। और 250 मीटर में आप 6 प्रकार की जो तुलसी होती हैं वो लगाओ, जिसमें श्यामा प्रमुख है, अपना रामा श्यामा, है ना? तो जी सर। उसमें कम से कम 10,000 तुलसी के पौधे होने चाहिए। यदि जी। तुलसी के पौधे नहीं है तो बीज यदि मिल जाते हैं तो बीज हम उपलब्ध करवा देंगे आप लोगों को। और फिर जो बाद बाकी जो सारी व्यवस्थाएं हैं, नींबू है, आपका करौंदा है, खिचड़ी वगैरह जो भी है, खिचड़ी भी हम राजस्थान से, बीकानेर से हमारे जो है एक महाराज है, वो भी उपलब्ध करा देंगे। ये सारी चीज मिल जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे तुलसी आगे बढ़ेगी तो उसके आसपास जो है बादल मंडराना शुरू कर जाएगा वो। और जब बादल जी। मंडराना शुरू होगा तो धीरे धीरे वो नीचे जो जमीन के नीचे जो जल का लेयर बहुत नीचे चला गया, वो देखिए, वो जल का जो सतह जो है के ऊपर आ रहा हो जल, वो सारा कुछ जो 200 300 मीटर 500 मीटर पे, वो आपको जो है 80 मीटर तक आ जाएगा। वो धीरे धीरे करते करते वो 50 मीटर तक आ जाएगा। तो तुलसी में एक गुण है, और ये जो मैंने 5 पौधों का नाम बताया तुलसी जी के साथ, ये सारी चीजें इसमें कर। जहां तक आप बाहर से जो आप मंगा रहे हैं, अम, खेती के लिए, प्राकृतिक खेती करें, आप इसको जैविक खेती कहते हैं, इन सारे चीजों में आपको ध्यान देना होगा कि हम आदर्श ग्राम की जो परिकल्पना कहते हैं, तो बाहर से हमें कुछ भी नहीं मंगाना है। हमारे गांव में आज भी वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जिससे हम बहुत ही अच्छी प्रकार से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, जिसको आप नेचुरल फार्मिंग कहते हो। मैं आपको नेचुरल फार्मिंग का एक जगह दिखाऊंगा, एक जनपद जो हमारा सोनभद्र में, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आप वहां आइए। नेचुरल जी फार्मिंग सर। होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, नेचुरल फार्मिंग होती है। उस स्थान को देखिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारा योगी समाज ही चला रहा है। तो सारी चीजें हैं, योग अध्यात्म से जुड़ी हुई जो जो चीजें अपने जीवन में है, साधना से हमारा जीवन, उद्भव ही इसलिए हुआ है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम संघर्ष करके नई चीजों को स्थापित करें। जहां जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाती है, वहां जीवन को तलाशना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस चैलेंज को हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। स्वयं में जैसे हमारे आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी महाराज है, मैं हूँ, और सबसे ओजस्वी तो हमारे इस उम्र में कमलानंद महाराज हैं। ये इतनी भाग दौड़ करते रहते, दौड़ते रहते हैं, सारी चीज वो भी कर सकते हैं सारे कुछ। तो एक टीम बनाए, और जो चैलेंजिंग मोड है वो सरकार के पटल पर रखें, सरकार से सहयोग लें। सरकार नहीं करती तो सरकार को मनाने का तरीका हमें मालूम है कि सरकार कैसे मानती है। ऐसा नहीं कि हम गुंडों मवालियों को भी बनाते हैं, सरकार को भी मनाने में आता है, अच्छी तरह से आता है, मैं मना लूंगा। बस
हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, और इसी भाव के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जाके हमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। इसलिए बाहर से किसी प्रकार का खाद मंगाने की आवश्यकता नहीं है हमें। हम सबको जो है, आज की जो चर्चा हो रही है, आज हम लोग उठे तो एक आदर्श गांव का चयन करके उठे, जो जो कमियां हो उस गांव को में पूरा करें, कुछ समय हम लोग दें, और जो भी संघर्ष करना होगा हम तैयार बैठे हैं संघर्ष करने के। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जी हाँ आचार्य आनंद जी, हाँ मैं आचार्य जी, क्वेश्चन। आचार्य जी अगला क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, तो इससे पहले राजीव जी पूछ लें। राजीव जी ने हैंड रेस किया हुआ है। राजीव जी। नहीं, गो अहेड अभिषेक जी, मैं बाद में पूछ लूंगा। अच्छा ठीक है। मैं आदरणीय बाल योगी जी आपसे प्रश्न मेरा ये है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि ये जो आदर्श ग्राम है, तो आदर्श ग्राम की जो संकल्पना है आपकी, उसमें क्या क्या पक्ष शामिल हैं? मतलब एक आदर्श ग्राम योजना सरकार चला रही है, उसमें रोडें बना देना और बाकी वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा कर देना तक ही सीमित है। लेकिन जो आपका आदर्श ग्राम है, उसका क्या मतलब पैरामीटर है? और दूसरा इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि ये जो आदर्श ग्राम है, जैसे अन्ना हजारे या पोपट राव परमार का, या फिर महाराष्ट्र में यहाँ पर जो नासिक है, नासिक के तालुका में, सिवनी तालुका में है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने समझ के अनुसार आदर्श ग्राम बनाए। तो आपका आदर्श ग्राम जो है, जो आपने बनाए और जिसको आप बनाएंगे, जिसको मतलब नई थीम के अनुसार भी बनाएंगे, तो वो कैसे अलग अलग है? मेरा ये प्रश्न है। हमने अपनी कार्यशाला के प्रारंभ में ही मैंने बता दिया था जी कि आदर्श ग्राम की परिकल्पना क्या होगी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ जी जी। कि हमारी पुरातन और जो सनातन हम्म, और आधुनिक संस्कृति है, जी। उन सबका सामंजस्य होगा, समन्वय होगा। हम्म और मैंने पहले भी कहा, धर्म अर्थ काम क्रोध, ये चार सेक्शन है जीवन के, है ना। इन चार सेक्शन को आत्मसात करने के लिए हमें सबसे पहले चौपाल को केंद्र बिंदु बनाते हुए हमें गुरुकुल को मूल बुंदी में रखना पड़ेगा। गुरुकुल का तात्पर्य होता है कि समभाव जीवन व्यतीत करना। आज जब आधुनिक परिदृश्य में यदि आप देखते हैं कि आदर्श ग्राम कैसा हो, तो मैं बता रहा हूँ उसमें कंप्यूटर्स भी होंगे, जी सेटेलाइट मेडिकल हॉस्पिटल भी आपका होगा, जी चारों तरफ हरियाली भी होगी, एक दूसरे के साथ सुबह शाम बैठने की व्यवस्था भी होगी, साझा भी चूल्हा होगा, साझा भी चूल्हा होगा। हमें हम्म मूल रूप से आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से सबको संबल बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, अशुद्ध वातावरण को अपने जीवन में उतारना, यही मूल उद्देश्य है अपना आदर्श ग्राम का। और रही बात जो इस टीम में कुछ और भी नई चीजें आएगी, उसको मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी। मेरा जो प्रश्न है उसमें एक पक्ष ये भी है कि आदर्श ग्राम में विकास, जो ग्राम का विकास है और जो व्यक्ति का विकास है, ये दोनों किए जाएंगे या फिर सिर्फ ग्राम का विकास नहीं होगा नहीं नहीं। और व्यक्ति का विकास इस पक्ष में नहीं है?
नहीं नहीं, मतलब। आदर्श ग्राम का मैं बताऊं, आदर्श ग्राम का तात्पर्य होता है ग्राम और व्यक्तित्व का विकास दोनों होना, जी। समभाव। गुरुकुल की परंपरा यही रहती है कि जहाँ सुदामा है वहीं हम्म। कृष्ण भी है ना। दोनों का हम्म। शिक्षक एक ही है ना। लेकिन जब वो हम्म। कृष्ण जब वो राजा बन जाता है तो अपने मित्र सुदामा को नहीं भूलता है। हम्म। तो इस प्रदेश में आपको देखना है कि कहीं भी असमानता की भावना नहीं किसी में पनपे, विद्रोह की भावना ना पनपे, इसका हमें ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने गुरुकुल को मूल बिंदु में रखा है। जी। ग्राम का विकास होना एक सरकार के विकास है, चारपहिया गाड़ियां जा रही आ रही, और विकास नहीं हुआ। विकास तो तभी आपका हो पाएगा जब हर व्यक्ति का एक आर्थिक आधार मजबूत होगा, सांस्कृतिक संरचना उसकी सुदृढ़ होगी, सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक जो परिदृश्य होगा वो पारदर्शी होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर चलना पड़ेगा हमें। जी। आप इसका यदि देखना होगा तो कर्नाटक में चार पांच गांव हैं, दो गांव हैं। जी। एक है मंटूर है, वहां पे सारे के सारे लोग संस्कृत में भाषा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ हम्म। नहीं है। वहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उस गांव में सारे लोग का दैनिक चर्या में संस्कृत का ही है। संस्कृत अर्थात एक भाव में सब कुछ करने की योग्यता रखने वाले लोग हैं। यदि संस्कृत का आप संधि विच्छेद करके उसका को परिभाषित करते तो ये सारी चीजें आएगी। समान जी। रूप से जो कृत करने वाले हैं वो संस्कृत वाली बात है, वहां पर आ रही है सारी चीज। तो इन सारे चीजों को केवल हमें गांव का विकास का मतलब नहीं होता। गांव का विकास होगा फिर पलायन होगी, विस्थापन की समस्या आएगी, है ना। लोग ऐसे किसी राष्ट्र का या जनपद का हम्म। या जिले का या हम्म। कस्बे का एक विलेज जी। टूरिज्म के रूप में वो आकलन के लिए जाए, वो अच्छा बात है। लेकिन नौकरी के लिए किसी की दास्ता स्वीकार करने के लिए ना जाए, ये आदर्श ग्राम में नहीं आता है। इसलिए आदर्श ग्राम का मतलब भी है स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना, और उसके जो उत्पाद हैं कई देशों तक पहुंचाना, ये सारी चीजें हैं। जी। योगी जी, अगला प्रश्न पूछ लीजिए। जी हमारे राजीव भाई प्लीज अपना प्रश्न करें। जी। आदरणीय बाल योगी जी, सादर प्रणाम। मैं नमस्कार नमस्कार। हाँ, मेरे पापा जो हैं अभी बात कर रहे थे ओमपाल से, और मैं यूएस में 23 साल से रहता हूँ। और हम्म। अभी मैंने पहले भागवत कथा कराई थी, उसके बाद मैं अपने मम्मी डैडी की 50th मैरिज एनिवर्सरी में शादी कराई थी। तो वहां से मैंने देखा कि लोग आपस में जुड़े नहीं हैं, लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिलता। इसी के लिए हमने भारत धारा स्टार्ट की थी। हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं, ये हमारा मेन लक्ष्य है। उसके लिए हमने एक गांव गोद लिया है, पल्ली, जिसके बारे में पापा बता भी रहे थे। तो हम लोग फिर हम अभिषेक जी से जुड़े, उनसे प्रेरित हुए, और भाई कमलानंद जी से जुड़े, आचार्य अनंतनाग योगी से जुड़े, और सब लोगों से जुड़े। तो हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला, तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। तो हम एक गांव से उठ के अभी एक ब्लॉक लेवल पे करना चाहते हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पापा हैं, तो आपने जैसे पेड़ के नाम तो लिखवा दिए उनको, लेकिन जैसे मदन लाल जी हैं, उन्होंने वो ऑलरेडी ग्राउंड पे ये सब काम कर रहे हैं, तो ये इतने अच्छे लोग हैं। तो क्या हम इन जो हमारे पापा जो हैं, हम लोग ये कार्यक्रम एक गांव से गांव, एक आदर्श गांव एक पलड़ी से बनाकर इसको ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए संकल्प संकल्प में ये हैं। सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, आप तो इंग्लिश में बोले कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं हिंदी में ही बात करूंगा आपसे। नहीं नहीं, मेरे को मैं सुधर रहा हूँ। आ, और क्या हम इन जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। आप जिससे। अभिषेक जी, आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने पास हैं। जी। मूल रूप से विश्व पुरोहित यजमान न्यास प्रसंग है, अटल बिहारी सेवाग्राम न्यास परिषद है, केंद्रीय उद्यमी सहकारिता न्यास परिषद है, मूल है। भारतवर्षीय साधु संत समाज परिषद है हमारा, है ना। बस ये और हो गया तो कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट ट्रस्ट है। 5 मूल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंतर्गत। सचिन पाटिल हैं, अभिषेक जी हैं, देवराज, बहुत सारे इसमें जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए, बता पाएंगे।
जी बादशाह, जी। एक बट वृक्ष की भांति हमें कार्य करने बड़ा आनंद आ रहा है। मैं अपने आप को भूल जाऊं कि मेरा वो रूट कहाँ है, सारे रूट नजर आए, बस इतना हो, एक बट वृक्ष सब बन जाए। जो मेरे क्वेश्चन है कि क्या हाँ। ये आपकी आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो खतौली की जो हमारी टीम है, क्या वहाँ जाके सब देख सकते हैं? कोई कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या कुछ या अध्ययन व्यवस्था हो, ये देख सकते हैं कि गौ आधारित और ये खेती वगैरह प्राकृतिक खेती कैसे हो रही है? और दूसरा एक तो मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग, हमारे पास क्या ट्रेनिंग अवेलेबल है, हम लोग जाके देख सकते हैं जिससे वो, क्योंकि वो वेबिनार पे तो पॉसिबल नहीं होगा तो वो तो हमारे पास जो ग्राउंड टीम है, गांव देखना चाहिए, इसमें बदलनार और आप हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, मेरे मन में एक सवाल हो रहा है कि इसको गोबर धन बोलते हैं, तो लेकिन ये मैंने अभी चर्चा भी हो रही थी, इसको 4 पैसे प्रति किलो हम बेच रहे हैं। तो मैं इसको एक एक्सपोर्ट मॉडल में और बनाना चाहता हूँ। अभी तो मेरी शुरुआत है, मैं तो जस्ट बातें ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्या हेल्प मिल सकती है, इन द सेंस के कि उससे हम क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ हमें एक्सपोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या कुछ है, उसकी हेल्प लग सकती है? और हेल्प पैसे में भी नहीं चाहिए, वो तो हम लोग देख ही लेंगे, सरकार से जितना मिलेगा जो भी है वो उसका फंडा नहीं है। ये है कि हमारे जो कल मैंने एक देखा कि सब लोग के पास एक गाय है और उनके पास गोबर है, वो 4 पैसे प्रति किलो में बेच रहे हैं। क्या मैं उन सबको जोड़ के कुछ ऐसा, मुझे हेल्प हो सकती है कि मैं उसको एक्सपोर्ट करके उन लोगों को सही पैसा दिला पाऊं, और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी बन जाए हमारी गोवर्धन। मैं देख रहा था अभी 400 करोड़ की यूनिट है ये, 400 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अगले 2-3 सालों में 2000 करोड़ या 4000 करोड़ ऐसे जाने वाला है। तो अभी 400 करोड़ का इम्पोर्ट हो रहा है, लेकिन उसमें सुसंयोजित, आई मीन संगठित नहीं है सब लोग, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा खतौली में एक गुरुकुल है, और मेरी मम्मी बोलती थी कि वो गुरुकुल है, तो मेरा पहले से मन था कि इस गुरुकुल को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। और मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ था कि जब भी मैं जाता हूँ तो खाना बनवाते हैं या भोजन करते हैं हम लोग, उनको हमेशा बुलाते हैं वहां से बच्चों को। और हमने एक भागवत किताब की भी की थी, उसको बुलाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मम्मी बोल रही थी कि वहाँ के बच्चों को खाने को ऐसा नहीं होता है, वो तो बेचारे मिट्टी भी खा जाते हैं। तो वो दिमाग मेरे में घुसी हुई है कहीं पे कि कुछ तो करना है, तो क्या उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं? और उसको करने के लिए हम आपको करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम खुद करके दिखाएंगे। हमें खाली बता दीजिए कि गुरुकुल का पुनर्निर्माण किस तरीके से संस्था, मतलब हम कर सकते हैं। हम हर चीज से हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास मार्गदर्शन इन द सेंस ट्रेनिंग चाहिए। जैसे हमने तो गुरुकुल देखा है, बट आप संचालन करते हो। तो ये मेरे 3 मूलभूत क्वेश्चन थे। और इसी के साथ मैं जोड़ के बोल रहा हूँ, हम एक गांव पलडी गोद लिया है, उससे हम शुरू कर रहे हैं, और ब्लॉक लेवल पे, और इसको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुजफ्फरनगर में ले जाना चाहते हैं। अगर आसपास आपके कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ से ट्रेनिंग और ये सब हेल्प मिल जाए, तो दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल। राजीव जी, आ, जी राजीव जी बोल रहे हैं? जी जी। इसी जी, इसी आप से अपना मोबाइल नंबर बताना जरा। इसी से संबंधित मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल देंगे वो। हाँ, इसमें राजीव इसी जी, से लिखेंगे। आपका संबंधित परली मेरा जुड़ा कौन से ब्लॉक और जुड़ा जिला में हुआ आता है? सवाल है। खतौली ब्लॉक। ये खतौली ब्लॉक, ये जी पापा बता देंगे सारी इन्फॉर्मेशन, ये पापा हमारे जी, जुड़े हुए हैं। बताइए। खतौली ब्लॉक है, और मेरा मोबाइल नंबर है 93। मैं इनका नंबर डाल देता हूँ मैसेज में, नाइन थ्री हाँ फाइव हाँ, एट नाइन थ्री डाल दीजिए नंबर। नाइन थ्री डाल दीजिए, चैट में डाल दीजिए। 580 93580 38097 38097। 97। 93580 38097। जी सर। जी
और ये चैट में आप देखेंगे तो मैंने अपना नंबर डाल दिया है, ये मेरा यूएस का नंबर है, +1 लगेगा जब जोड़ेंगे व्हाट्सएप में, तो +1 यूएस ढूंढेंगे तो उससे लगेगा। सॉरी ये पीएल बालियोगी जी, हाँ। आप जब इस लीडरशिप लैब में हम लोग जुड़े हैं तो व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। इस टीम जी के जितने भी सदस्य हैं मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि सहचर और की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। जब तक एक दूर में सहचर और सहकार की भावना नहीं आएगी तब तक व्यक्तित्व में भी नहीं निखार आएगा, ना गांव का निखार आ पाएगा। तो जो आप 4 पैसे किलो जो आप गोबर बेच रहे हैं, आपको हम बता दें कि अरे ना ना। गो, गोबर जो है आपका 4 पैसे नहीं, वो एक जो कंडा जो है आपको 20 रुपये में बिकेगा। रही बात प्रशिक्षण की, तो टीम डिसाइड कर ले जिस माध्यम का आपको तरह का प्रशिक्षण चाहिए, वो सारी व्यवस्था सरकार के स्तर पर निमित्त जो भी करवाना हो करवाया जाएगा। हमारा जो व्यक्तिगत जो लगाव आपके साथ बनना है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत कुछ भी ना बना के हम सार्वजनिक बना दें तो ज्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो ठीक है। इस पे हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, और जो भी आपका प्रोजेक्ट है जिस गांव को आपने गोद ले रखा है, उस गांव पे हम लोग विजिट करेंगे। जिस संसाधन की आवश्यकता है वो संसाधन भी उपलब्ध करवाएंगे। सरकार से होगा सरकार से करवाएंगे, हमें यदि लगे कि हमारे पास है तो हम दे देंगे। जैसे हमारे यहाँ आपको प्रशिक्षक चाहिए, प्रशिक्षक मिल जाएगा। आप गुरु खोजोगे, गुरु मिल जाएगा, सारी चीज मिल जाएगी। लेकिन वहां पे किस प्रकार के गुरु की आवश्यकता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वहां का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को और राजनीतिक वातावरण को नहीं हम देख लेंगे, जज नहीं कर पाएंगे, तब तक उस पे कोई भी काम हम कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा सबके लिए। इसलिए हम चाहेंगे कि उस जिस गांव को आपने गोद लिया है पूरी टीम अपनी वहां चले, कुछ समय व्यतीत करे, और ऑब्जर्वेशन में वो दिखा चेक करे कि किन किन चीजों की आपको आवश्यकता है और किस प्रकार हम आपको अपलिफ्ट कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं, और आत्मनिर्भर जो प्रणाली भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत का, उस परिकल्पना को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, और आप न्यू एज भारत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। जी, तो इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ बना सकते हैं क्या हम? हाँ बनाई ना, एक्सपोर्ट के लिए आप परेशान ना हो। हम लोग तो मिट्टी बेच देते हैं महाराज। ठीक है सर, आपका नंबर भेज दीजिए और मैं पापा को आपसे जोड़ता हूँ, एक बार आपका विजिट लगवाते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभिषेक प्रभु हमारा नंबर दे दीजिए आप। जी, थैंक यू। अभिषेक से नंबर ले लीजिए हमारा, है ना? मिल जी जाएगा। बालियो हाँ जी, मिल बहुत जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मैंने काफी सारे देखते हैं, आपका जो है एक्शन ओरिएंटेड है। हो जाएगा साहब, महाराज मिट्टी बेच रहे हैं तो बेच ही आप देंगे, आपने निश्चिंत भी। रहो, आप निश्चिंत रहो, हो जाएगा, और अमेरिका में डंका बजाओगे। बस जी, आप नहीं बेचोगे, मैं ही बेच दूंगा, मेरे को पीछे से हाथ आ चाहिए आपका, बस मैं मिट्टी तो मैं ही बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी। सर। आगे हमारे कौन कौन साथी भाई बहन प्रश्न करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं हमारे बाली जी, योगी जी के विचारधारा के? जीवेश पांडे। सुमेर सिंह जीवेश राजावत पांडे। जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हुकुम। मेरा कोई निवेदन ये और? है हाँ बोलिए, कुछ बोल। हाँ बोलिए बोलिए। अपन गो आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य करते हैं। कामधेनु आयोग ने एक चिप बनाई है गाय के गोबर से। उस चिप को अगर मोबाइल में लगा दिया जाए तो मोबाइल की ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा के विकिरण को समाप्त कर देती है। अपने पास जो पूरी जमीन है, पूरी जमीन में ये गुण डेवलप हो गया है कि वो मोबाइल के विकिरण को कम कर देगी। बगल के, रेडिएशन रेडिएशन को कम कर देगा। ठीक 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 ठीक। हाँ, पूरे कहीं आप मिट्टी लें, फल लें, फूल लें, पत्ती लें, खरपतवार लें, वो रेडिएशन को समाप्त कर देगी। बगल के खेत जो केमिकल के हैं उनसे आप सीधे जांच करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि वास्तव में रेडिएशन को कम करती है। अब इस चीज को आगे एक्सटेंड कैसे करें, आप अंतरंग योगी साहब पधारे थे, इन्होंने भी गुरुकुल पर चर्चा की थी कि हम ये चाहेंगे कि आगे चल के यहाँ गुरुकुल भी बने। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अगर कोई सहयोग करें तो इस तरह का कोई डेवलप हो जाए, कहीं गोद लेने से गांव, या जो भी स्कीमें
डेवलप हो सकती हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए आपका सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जी, अपना नंबर थोड़ा दीजिए चेहरा सुमेर ठीक से जी। दिखा दीजिए, आपका कैमरा आधा कट रहा है। सुमेर सिंह जी, ये जी। चिप बना के आपने चेयर मेरे हमें को दिखाई रविश, दीजिए, चेयर हमें दिखाई क्या दीजिए, हुकुम? इनका चेयर, चेयर हमें सुमेर बड़ी बड़ी दिखाई सिंह जी दीजिए। का कंपनी। 17 एकड़ का प्राकृतिक खेती का प्रोजेक्ट है। स्वयं में एक इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने ये खेती स्वयं करते हैं। आज इस उम्र में 70+ हैं। और आपको पता ही है कि लेबर फोर्सेस की दिक्कत होने के बावजूद भी लगे रहते हैं। और 17 जी एकड़ आपका जमीन को पूरी तरह जागृत किए हुए हैं। गौ माता भी, गौशाला भी है। तो यह विजिट करने लायक जगह है। जी। जी आपका कहाँ पे है ये? बालयोगी जी महाराज, आप कुछ प्रकाश डालें। अब आप निश्चिंत रहे महाराज, जहां आप गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, आपको तो किसी प्रकार का रोग ही नहीं हो सकता है, कोई रेडिएशन आपके साथ आ ही नहीं सकता है। वो वो तो महाराज जी आपकी मेहरबानी है। चलिए, किस प्रकार का सहयोग चाहिए बताइए। सहयोग साहब, एक आगे गुरुकुल कोई भी इस बनाना तरह का चाहते हो जो कम से कम अब शेष जीवन चलिए, में कुछ ना कुछ हो जाए, कोई गुरुकुल चल जाए, किसी कोई है और अब स्कीम डेवलप अब हो जाए। अब आप निश्चिंत रहें, मिल जाएगा। पूरी टीम में जो अपनी जो टीम के जो सारे मेंबर्स हैं, मिलकर डिसाइड कर लें कि हुकुम एक तो अभी आया था अभी राजीव कुमार से साहब के वहां से, जो गोपाल सिंह जी महाराज जहाँ पे हैं। दूसरा आपका एक प्रपोजल आया है ना, इसको हम लोग 1 to 1 करके हम लोग विजिट करते हैं। हुकुम और ईश्वरीय कृपा से अगला जो हमारा माघ में जो गुप्त नवरात्र आने वाला है ना, हुकुम उसको उसी समय शुरू कर देंगे हम लोग। बहुत ज्यादा समय हम हुकुम नहीं लेंगे। हुकुम हुकुम ठीक है ना। हुकुम अरे हमारा जीवन हम लोग का जो है योगियों का भिक्षाटन के लिए है। हुकुम भिक्षाटन से हम लोग जब विश्वविद्यालय बना सकते हैं, संसार पे अपना जो है आधिपत्य जमा सकते हैं, है ना। तो अपनी हुकुम माँ गौ माता के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। हुकुम अब भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना। और समर भूमि है ना। तो करेंगे ना काम। आप निश्चिंत रहो, हर प्रकार का सहयोग आपको दिया जाएगा। योगी साहब फरमा के भी गए थे सब। योगी साहब ने दौरा भी किया हुआ है यहाँ का। आप निश्चिंत रहे, योगी साहब ने हाँ दौरा हाँ। किया है। हम आप निश्चिंत रहे, इसको हम लोग आत्मसात करेंगे, साकार करेंगे, ठीक है। हुकुम हुकुम ये इनका मेदीपुर बालाजी के पास इनकी जगह है। अच्छा, गांव सालासर का के नाम पास बता ना। दीजिए महाराज। बनकपुरा राजस्थान, बनकपुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान, मेहंदीपुर बालाजी के पास है। हुकुम अरे करौली जिला का नाम मेरे लिए बहुत बड़ी बात कर दी, और बालाजी महाराज मैंने वाले का बहुत अच्छा है। एक हुकुम टीम डिसाइड कर लेते हैं, अभिषेक प्रभु, है ना। और कौन इसमें सा गांव आनंद बताया सर? महाराज। बनकपुरा। भनकपुरा। हुकुम भनकपुरा गांव है मेदीपुर बालाजी के पास। नहीं तो आप तो हुकुम राजस्थान। आपको तो सारी बस्ती से मालूम है ना। तो एक टीम वर्क काम किया जाए, उस गांव में 2-3 जो है ना, हम लोग टिक्कर जो है अपनी धुनी रमाई जाए, है ना। और मातृ कृपा से जो है अवश्य सफलीभूत होगा सारा कुछ आपका, है ना। इसी वर्ष हवन और पूरा होगा। अग्निहोत्र हवन चलते ही रहते हैं। हुकुम नहीं तो चलना है, वो अच्छी बात है। अग्निहोत्र हो तो आप अग्नि के बिना तो कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकते हो आप। हुकुम हुकुम हम्म, बहुत बहुत साधुवाद सब। हरिओम हरिओम। जी। आ, ठीक है, तो हमारा समय समाप्त हो रहा है। अंतिम प्रश्न हम लेना चाहेंगे। जो भी आ, हमारे साथी हैं, हमारे आ, ये सचिन पाटिल जी, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं अवतार मेहर बाबा की तरफ से। जीवेश पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी जी जी। हाँ प्रभु, बोलिए। ये आवाज आ रही है? एकदम। मैं ये पूछना चाह रहा था महाराज जी से कि अभी उन्होंने जो बताया था कि नदियों के मतलब जल के शुद्धि के लिए वो पंचगव्य आधारित कुछ अ, शुद्धिकरण, तो उसके विषय में थोड़ा डिटेल में या कुछ बताएं वो, नदियों के शुद्धिकरण के लिए जो पंचगव्य का उपयोग है। ये नदी के तट पे ही जो 1 किलोमीटर के जो रेडियस में हमें कम से कम वहाँ 200 से 300 गायों का जी। एक
गौशाला जो रहता है ना, वो आश्रय स्थली, गौशाला नहीं कह सकते उसको, आश्रय स्थली, गौ माता के लिए आश्रय स्थली, जी। क्योंकि वो संवैधानिक हाँ और जो विधिक रूप से वो भाषा का थोड़ा शब्दों का चयन करना पड़ रहा है ना, एनजीटी के रूल्स है, तो आश्रय जी स्थली जी हम बनाकर वहां पर पंचगव्य तैयार करेंगे और उसके माध्यम से सारी चीजें हम उसको प्रवाहित करेंगे, और उसकी एक प्रक्रिया होती है, स्वयं उसको हम चल कर ही दिखाना पड़ेगा आपको, सारी चीजें कैसे करना है ना। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा का, दो जी चीज तो जी आपका बड़ा सुलभ है वहाँ, है ना, गौ माता का मूत्र और गोबर, है ना। जी जी तो ये सारी चीजें मिला के उसके बाद सारी व्यवस्थाएं बन जाती है, ठीक है ना। जी जी। कहाँ करना चाह रहे हैं आप नदी का? ये हमारे यहाँ पे मतलब हम लोग अभी गौशाला के में उस पे काम कर रहे हैं। अभी गौशाला हुआ नहीं है, तो वो मोस्टली हम लोग नदी के किनारे ही चाह रहे हैं मतलब। हम्म। तो इसलिए पूछा था वो। कहाँ से आप हैं? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश। चलो अच्छी बात है, राम जी का ननिहाल से हो आप। जी चलिए, ये और हमारे कोई और साथी कुछ प्रस्तुति करना चाहते हैं मेरा लास्ट या क्वेश्चन कुछ यही बोलना था कि चाहते हैं? जी मैं बोलना चाहता हाँ, हूँ कि बोलिए। ये हमारे यहाँ पास से गंगा नहर है, वो जाती है। हैं? हाँ तो गंगा हाँ गंगा नहर हाँ जी, लोगों सचिन। ने सचिन पाटिल स्पीकिंग। हेलो। एक एक मिनट, सचिन पुदुचेरी के सचिन भाई, पास। जरा राजीव राजीव जी बोल रहे हैं, उनके बाद आप बोल लीजिएगा प्लीज। ठीक ठीक है ठीक है। हाँ, जी बोलिए मेरा बोलिए ये ओके। राजीव जी। तो लोगों में जागरूकता नहीं है, और अ, पानी के संसाधन जो हमारा जीवन है उसको ऐसे ही वो गंदा करते हैं, ये करते हैं। तो मेरा एक अब वो था कि ये भी मेरी गोबर के साथ ये भी था कि गंगा क्लीनिंग का जो था, पहले भी एक जल संसाधन के लोग जुड़े थे। तो मेरा एक ये महत्वाकांक्षी मतलब मेरा दिल से जुड़ने की होती कि मैं गंगा के लिए ये भी कुछ करूं। तो कम से कम पूरी गंगा तो साफ नहीं कर पाऊंगा, तो लेकिन ये है कि उसके आसपास जो ये पेड़ हैं ये ऐसे लगाएं जिससे कि गंगा की रक्षा हो और क्लीनलीनेस हो, लोगों को उसके पास जाने का, क्लीन करने का स्वयं एक माध्यम बने। तो उसके लिए भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि उसके लिए भी आप पापा जब आएंगे तो उनको ट्रेनिंग दिलवाएं कि कैसे उसको कर सकते हैं। चलिए अवश्य ऐसा होगा, आप निश्चिंत रहे, उसके उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी, है ना, आप निश्चिंत रहे। जी जी, सचिन पाटिल जी, और सबों से निवेदन है कि अपना नंबर डाल दें। मदन लाल जी, आप अपना नंबर डाल सकते हैं चैट बॉक्स में तो अच्छा रहेगा। सचिन पाटिल जी, हम ये आपका पूछना अंतिम चाहते प्रश्न, थे उसके बाद कि हम आज। समाप्त करेंगे। हाँ। हम्म। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आदर्श ग्राम व्यवस्था कैसी हो, उसका कुछ मॉडल बना रखा है? जैसे कि वैदिक संस्कृति में गांव कैसे थे, और अभी ये आरोही लोग पुदुचेरी के पास जो एक मॉडर्न विलेज बनाया है, उसमें और वैदिक संस्कृति में क्या फर्क है, क्या कौन सा आदर्श तरीका अपनाया जाए? जैसे केंद्र स्थानीय गुरुकुल बताया, उसके इर्द गिर्द फिर नदियों का संवर्धन आ गया, फिर गौशाला, एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, तो उसका क्रम कैसा रहना चाहिए, ये को रिलेटेड कैसे? एक आदर्श ग्राम व्यवस्था जितना भी सांसद आदर्श ग्राम व्यवस्था था उसका कोई फायदा नहीं ले पाए, ना कुछ डेवलप कर पाए, उसमें बहुत सारी त्रुटियां सामने आ गई। तो इस पे जरा थोड़ा प्रकाश डाले जी बहुत महाराज। अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं ऐड करना चाहूंगा। और सॉरी मैं ये चलो। क्वेश्चन पूछने के बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, थैंक यू। जब तक हम लोग नहीं जगेंगे तब तक ना सत्ता आपके लिए कुछ करेगी, ना सांसद कुछ कर पाएंगे आपके लिए। जब तक आपको भूख नहीं लगती, माँ भी अपना जो है ना स्तनपान नहीं कराती। जहां तक वैदिक परंपरा, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, गुरुकुल की बात कर रहे हैं, एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना की बात करते हैं, जो हमारी पुरातन जो संस्कृति रही, उस ऋषिकुल परंपरा को हमें एक बैलेंसिंग मोड में लाना है, और आधुनिक जो प्रयोगशाला हम सब ने बना रखा है उन सब का सामंजस्य बना के हम सब कुछ शुरू करेंगे। जब हम आदर्श ग्राम की परिकल्पना करते हैं तो मैंने कहा कि सुई से लेके
तलवार तक की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, धनुष बाण तक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गुरुकुल का मतलब है कि जो वहां का शिष्य है हमारा, वो शिष्य आत्मनिर्भर और सशक्त बनकर निकले, सारी चीजें ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हम केवल ने वेद को पढ़ाया, शास्त्रों को पढ़ाया और आधुनिक विज्ञान को छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भूत को भी लेना है, वर्तमान को भी लेना, भविष्य को भी लेना पड़ेगा हमें सारी चीजों को। जैसे पिछले दिनों कंप्यूटर की बातें हो रही थी, अलका मातेश्वरी की तरफ से कहा जा रहा था, तो उसका भी ज्ञान देंगे हम। सेंट्रली एक लैब भी बनाएंगे हम उस पे, आयुधशाला भी बनाएंगे। जो गुरुकुल की एक परिकल्पना होती है, जो आप सबने जहां देख रखा होगा संभवतः, इसमें बहुत सारे विद्वत जो हैं, उन्होंने ऐसे भी गुरुकुल को देखा है, ऋषिकुल को देखा है, जो अब धरातल पर उतारा जा सकता है। आपके निमित्त और आपके अनुसार गुरुकुल की परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, गुरुकुल का आकार कैसा होना चाहिए, आदर्श काम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये मिलकर डिसाइड करें हम सभी। हमारा एक मात्र संकल्पना यही है कि सहचर और सहकार की भावना से एक सूचना मिले, और मिलजुल के जो निचोड़ जो निकले, उस निचोड़ को हम लोग धरातल पर उतारें। कुछ और? आचार्य जी, अन्य किसी साथी को जी कोई प्रश्न पूछना है? हाँ, मुझे लगता सबका हो गया अंत में। हमारे हाँ, आ, ये अलका अलका दीदी, राजीव कुमार जी से वार्ता कैसे हो सकती है सब? आज मैंने लगाया, नंबर राजीव लगा ही कुमार जी नहीं ने वो। नंबर दिया आपको? उस नंबर पे तो नंबर दे लगता ही दिया नहीं है। है। लगेगा जी, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भी नहीं लगा व्हाट्सएप होगा। कॉल होगा। व्हाट्सएप पे नहीं लगा लग होगा। जाएगा, मैं आपको दे मैं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। इसलिए मैंने आपको रिंग भी किया था सब। अच्छा, ये ये जो बाद मैं में बात कर लेंगे। हुक्म मदन कीजिए। लाल जी, आपका भी नंबर अगर डालना है डाल दीजिए। अंत मैं में डाल मैं अलका दूंगा। अलका माता जी से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन से समापन करें। अच्छा, मैंने जी अपना नंबर अलका दे माता, दिया, डाल दिया मैंने नंबर अपना है, अपना नाम एड्रेस ठीक है, ठीक, पता। ठीक है ना, इसमें डाल दिया ठीक मैंने है, अपना। हाँ, इसमें डाल दिया सर। ठीक, हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद अलका माता जी। तो ओम शांति। मुझे तो ये ओम मेरे शांति। गुरुकुल बन गया है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट में फार्मिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं था। अभी थोड़ा सा मिल गया है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हमें एक गांव चुनना है, अभी तक चुना नहीं होगा, तो लेट अस आस्क पीपल, सबको पूछे कि तुम्हारे मन में कौन सा गांव है। और ऐसी शुरुआत करके, सपोज देर आर 20 विलेजेस, तो उनका हमें एक सर्वे करना पड़ेगा, बेसिक थिंग्स, कि वो गांव में वो नदी है क्या, पानी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, रास्ते कैसे हैं, और लोग कैसे हैं। क्योंकि मैं एक बार 1 महीना बरारा गांव में रह के आई हूँ, मेरे पास उतना ही एक्सपीरियंस है। और वो गांव आगरा से 10-12 किलोमीटर दूर है। आगरा में जहाँ राधा स्वामी है, वहां से 10-12 किलोमीटर दूर है। और वो गांव में मैं लगभग 15 दिन रह गई हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोग ये बिजनेस करते थे, अपनी अपनी गाय रखते थे, और बहुत अच्छा था। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो सभी करने वाले होंगे, वो सभी जितने लोकल होंगे उतना अच्छा है। क्योंकि हम लोग तो वहाँ, अभी जैसे कि मैं सोचती हूँ कि अगर आप में से किसी का वो गांव होगा, तो वो ही आप चुन लीजिए, क्योंकि आप में से एक तो वहां रहेगा ही। क्योंकि सभी बाहर के लोग होते हैं, तो इतना नहीं चलेगा। तो देर शुड बी सम 4-5 persons फ्रॉम द विलेज ओनली,
who can be the leaders for the whole thing. एंड उसमें एक आश्रमशाला भी होगी और उसमें एक सेंट होगा, स्पिरिचुअल पर्सन, तो बहुत अच्छा है, बिकॉज सभी लोग उसका मानते, तो गांव के लोग जिसका मानते हैं उसकी ही शाला हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई उधर इतना नहीं मानेगा. सो दिस इज वन थिंग. और लेट्स सी, और दो तीन गांव में भी शुरू करना पैरेलल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो गांव के लोगों से ही हमें कराना, हम तो उनको एडवाइस देंगे, वी आर ओनली एडवाइजर्स, बट करने वाले वो ही होंगे. पहले वो गांव के लोगों की मीटिंग होगी, उसमें थोड़ा सा सर्वे होगा कि वो गांव का ये डेमोग्राफी क्या है. डेमोग्राफी मीन्स वो गांव में कितने ग्रेजुएट्स कितने हैं, कितने ये है, कितने ये है, और उनसे ही उन्हें हमें क्या करना होगा, इंस्पायर. देखो भाई, तुम गाँव हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं, और तुम्हें इसमें से पैसा भी मिलेगा, बिकॉज शुभ लाभ जैसा बोलते हैं वो यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यंगस्टर्स को इसमें करने के लिए, और कितने सीनियर उसमें जो सोशल वर्कर्स कितने हैं उसमें उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, वो सब हमें करके, ऐसे सपोज 20 विलेजेस वी टेक, एंड देन ऑफ कोर्स कि उसके बाजू में नदी है क्या, जो भी हमारे क्राइटेरिया है, उसके बाद ही हम गांव सिलेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता अलका दीदी, ये अपना नंबर, मोबाइल नंबर दे चैट में डाल देना, ये बता देना नंबर, मोबाइल है. नंबर. 7 7 3 7 8 2 3 3 8 2 7 3 3 5 3 8. 3 3 5 3 8 है. 7 7 3 8 2 3 5 3 8. 2 3 3 5 3 8. नहीं नहीं, 7 7 3 8 2 3 5 3 8. नहीं, उसके बीच में 3 डबल, 2 3 के बाद 3 5 3 8. 2 2 3 से 5 मैं 3 8. क्यों, मैंने भेज तो दिया है, लिख दिया 7 7 हाँ, 3 8 थ्रू 8 7 7 3 8 2 3 3 5 3 8, ये मैंने टेक्स्ट कर दिया है. अच्छा अच्छा, ये 7 7 3 8 2 3 3 है ना, 3 3 8. हाँ, तो ये हमें चैट. गांव, और दूसरी चीज क्या है, मैं सोचती हूँ कि वो गांव, पहले तो एक कहानी ऐसी सक्सेस स्टोरी होगी जहाँ गौशाला बहुत अच्छी चलती है, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हाउ दे आर मैनेजिंग, सो दैट हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा और सक्सेसफुल होने में, और उनके उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हमें मालूम करना पड़ेगा. और गांव की जब हम पहली मीटिंग लेंगे, उसमें सभी गांव के लोग आ जाएंगे, छोटे बच्चे, बड़े, महिला, स्त्रियां, सभी. तो उनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि कि गांव की दिक्कत क्या है, गांव के आजू बाजू में क्या अवेलेबल है लोकली. सो लोकल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल पीपल, लोकल फैसिलिटीज, कि वहाँ कितनी, ऑलरेडी एक स्कूल होगा तो वो कैसा है, कैन वी कन्वर्ट ऑर्डिनरी स्कूल इनटू एन आश्रम शाला, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सी दोनों चीजों की इतनी कमी ही है समझो. एक है तो हमारे पास ये नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, और दूसरी पॉलिटिकल नहीं होगी तो भी चलेगा, बट पंचायत का आदमी कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो हमारे पास पूरा ये हमारे प्रोजेक्ट में पूरा सहयोग दे सकता है तो बहुत सारा हो सकता है उसके ही लिए. सो पंचायत इज इम्पोर्टेंट, नदी इज इम्पोर्टेंट,
एक स्कूल भी यहाँ कितने, और एक स्कूल को कोई कन्वर्ट करने को तैयार है क्या, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ नया करने में बहुत टाइम लॉस हो जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उन्हें ही मॉडिफाई करके हम बहुत जल्दी प्रोटोटाइप बना सकते हैं। अच्छा, और आप लोग तो सब है ही एक्सपर्ट्स इन डूइंग एवरीथिंग। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि आज के जो वक्ता है उनके ही गांव के और उनके ही वो कहाँ रहते हैं वहां से भी हम शुरू कर सकते हैं, अगर उधर रिवर हो। क्योंकि एक तो हमारे जैसा नहीं, एक तो स्पिरिचुअल पर्सन एक्टिव अलोंग विथ हिम, अ टीम ऑफ 4 5 यंगस्टर्स होना बहुत जरूरी है, फुल टाइम अवेलेबिलिटी, तभी तो होगा ना। और बाकी सब गांव के लोगों से करा सकते, क्योंकि हमारे इसमें से कितने लोग वहां जाके रह सकते हैं मुझे पता नहीं, और दूर से थोड़ा मुश्किल ही होता वेल सेड, वेल सेड, बहुत बढ़िया आपने क्लोजिंग है। आर्गुमेंट रखा है। और जैसे कि ये राजीव कुमार जी, उनका ऑलरेडी दे हैव अ प्लान, सो ही विल सपोर्ट दैट। एंड मैं क्या सोचती हूँ कि एक ही जगह करना ऐसे जरूर नहीं है, हम 4 जगह से, बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन हैज टू बी डन। व्हेन यू डू समथिंग इन द बिगिनिंग, we have to try, experiment, fail, succeed. We can't just choose one thing and just say कि okay, this will be successful. We can try it at 4 different places and one of them will be successful. After 1 month we will come to know that this will work and this will not work, isn't it? तो यस। ऐसे जो है आपके जैसे उत्साही है, जैसा कि आपका गांव, दूसरा है वहां जो आज जिन्होंने ये प्रस्तुत कर दी उनके आजू बाजू का गांव, कि वो आदमी एटलीस्ट एवरी डे ही कैन गो देयर, ऐसा चाहिए। बिकॉज दैट गांव, दैट ग्राम नीड्स some such support and incentive all the time. They are to be, that is the main thing, they should be inspired to do that. And unless they are inspired, because they are not animals, they are human beings, so human beings need lot of inspiration, और अच्छाई दिखाई दे हमें, और कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए। और कॉन्फिडेंस देने के लिए वो जगह के लिए हमारे पास रिसोर्सेस जैसे कि पैसे भी उपलब्ध होने चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर शुरू में से ही हम उनको कुछ नहीं दे सके तो उनका, वी कैन नॉट गेन देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो उनके इसमें से, उनके प्रोडक्ट से भले मिल जाए, बट पहले 1 month देर विल बी नथिंग, so there should be somebody willing to take the risk and pay the money and do everything. So those who are already interested, like राजीव कुमार जी, वहां शुरू किया जाए जहाँ एक नदी है। जैसा कि बरारा भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देहर एक डॉक्टर श्रीराम करके थे, वो बहुत इंटरेस्टेड थे ये सब क्या बोलते हैं, सनातन धर्म के थे, और बहुत इंटरेस्टेड थे ये सब करने में। तो वो मीटिंग्स वगैरह भी करते थे और लोगों को जमा करते थे। सिमिलरली वी हैव टू टेक ऑल द एग्जिस्टिंग शॉप, ये जैसा कि ये जो कमल टावरी की कल्पना है कि जो अपने इसके ऊपर जो शॉप्स चलाते हैं अपनी हिम्मत पर, वो बहुत ही ब्रेव लोग समझ सकते, हिम्मत वाले होते हैं। तो उनको सबको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि उसमें क्या है, क्योंकि वो मार्केटिंग की सहायता उनसे भी ले सकते हैं। और जितना चाहिए तो एक्सपेरिमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। मुझे लगता है एटलीस्ट 5 places पे साइमल्टेनियसली। और उसके जो हम पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो वो तो पहले शुरू करेंगे, क्योंकि उनको टाइम लगेगा ना वो आने को।
तो जिस प्रकार के, तो वो तो पहला, अगर हम एक, सपोज अमॉन्ग दोज 5 प्लेसेस, इफ वी सिलेक्ट अ प्लेस, पहले तो हमें उसका एक नक्शा निकालना चाहिए, और कहाँ पेड़ लगा सकते हैं वो अभी से ही लगाने शुरू करने चाहिए। और आई हैव हर्ड देयर वाज इन कलकत्ता वन पर्सन who had the capacity, who has developed a skill to shift the trees also, big trees, from one place to another. तो वो भी हमें कुछ ऐसे भी आइडिया करके, वहाँ जो ऑलरेडी ट्रीज नहीं होंगे तो वो भी लगाने चाहिए। और छोटे छोटे पौधे तो हम लगा सकते हैं, तो अपन बड़े पौधों के लिए पहले से, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी। और उसके पहले हमें वो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, वो प्लेस शुड बी लाइक अ वेलफेयर सेंटर। वेलफेयर सेंटर मीन्स उसमें ही अनेक चीज हो सकती, कि जैसा कि स्वास्थ्य का देखा जाएगा, गाय का तो, ये सपोज एक प्लॉट है, तो उसके ही बाजू में गौशाला हो जाएगी, उसके पॉइंट अंदर नहीं होगी, तो देन ये जो सपोज हमने जगह सिलेक्ट की है, तो उसमें ही हमें पहले तो वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग some places for people to stay, because there should be some people who are willing to stay there day and night, और वो भी गांव के ही होंगे मोस्टली, क्योंकि वो सुरक्षितता के लिए भी आवश्यक है। एंड देन वी हैव टू हैव समथिंग लाइक, आई डोंट नो, गांव में कंपाउंड की जरूरत होती है, बट अदरवाइज मुझे मालूम नहीं, जानवरों वगैरह जाके खा सकते हैं। तो जो अगर कंपाउंड की वॉल वॉल नहीं, नेचुरल कंपाउंड जो, वो उसकी शुरुआत भी शुरू में कर सकते हैं। तो ये चीज हम पहले करेंगे, ऐसे प्लांट द ट्रीज और सिलेक्ट द प्लेस वेयर अ फ्यू ट्रीज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो हमें कुछ नया नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीज विल टेक टाइम इसे टू ग्रो। कंक्लूड करें, अलका अलका माता जी, कंक्लूड करें प्लीज। हाँ, तो ठीक है, बहुत क्योंकि अच्छा होगा। समय ज्यादा हो चुका है। और भगवान भगवान हमारे साथ है ही, तो और ये सभी ऋषि मुनि है ही, तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, बहुत अच्छा। मैं तो बहुत खुश हूँ, और सभी को हमारी तरफ से सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। सब अपना अपना काम करेंगे हम सिंसियरली, एंड वी ऑल आर सिंसियर पीपल, दैट इज द मेन थिंग। तो पूरी टीम जब सिंसियर होती है तो सफलता निश्चित है, सभी को मिलेगी ही हमें। चलिए, तो मेरी तरफ से मैंने एक बहुत नाम बहुत दे दिया। धन्यवाद। हाँ, अंत में ओके। हम बाल योगी जी महाराज से हम निवेदन करेंगे कि आप अंतिम में कुछ अगर 2 शब्द फाइनल बोलना चाहते हैं, कृपया अभी सभी के जो वक्तव्यों को पूरा करते हुए प्रस्तुत ओम करें। शांति, ओम जी, शांति, ओम। अभी अपने मदन जो लाल जी 1 मिनट आप अनम्यूट रखें। जी, अपने लीडरशिप लैब नेतृत्वशाला में 2 प्रपोजल आए, 2 गांव का, एक राजस्थान से और एक राजीव कुमार जी के क्षेत्र से आया, 2 आया अपना, है ना। जी सर। तो इन 2 गांव में हम प्रारंभ करें। जहां तक मातेश्वरी का कहना था, तो अभिषेक आ चुके, सचिना जो बहुत सारे आ चुके हैं। पास में ही हमारा गौशाला है, जो हमने सरकार से उसको अनुमोदित करवा रखा है। छोटा सा सरोवर है, 2-3, 1-2 साल के बाद बहुत अच्छा सरोवर बन जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जब से हम लोगों ने इस परिकल्पना को अटल बिहारी सेवाग्राम के रूप में परिवर्तित किया, यहाँ एक भी व्यक्ति विस्थापित नहीं हुआ है, नौकरी के लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ा है। हम चाहेंगे कि राजीव कुमार जी का जो सपना है, उनके पिताजी का जो संकल्प है, वो अवश्य पूर्ण हो। और राजस्थान जो हमारी वीर भूमि है, उसको हम एक बृहद स्वरूप कैसे प्रदान करें, गौ माता का आशीर्वाद हम सबको कैसा मिले, इन सब पे काम करेंगे। और एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना में एक राजस्थान को हम लोग चयन करते हैं और एक राजीव कुमार जी के गांव को चयन करते हैं। और मेरे यहाँ जी, आना है तो हम तो रमता जोगी बहता पानी, हमारे पास में सई नदी भी है और गोमती नदी भी है, जो आदि गंगा के नाम से जानी जाती है। और 400 नदियों से ज्यादा हमारा जीवन
उनके आंचलों में बीता है, सभी नदियों के आंचल में मैं पला बड़ा हूँ, घूमता रहता हूँ नदियों के किनारे, तट पे, पेड़ पौधों के नीचे, समय मिलता हूँ तो लक्ष्मणपुरी में रहता हूँ। बस इतना ही मैं कहूंगा कि आज की परिचर्चा, आज का नेतृत्वशाला साकार साबित हो, इसके निमित्त हम 2 गांव को गोद में लेने का अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए आप सबसे विनती करते हैं। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम। जी, तो अंत में हम जो हमारी नेतृत्वशाला के लिए ऋग्वेद के श्लोक के साथ समाप्त करते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मननसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपासते समानी वा कुति समाना हृदय वा समानमस्तु मनो यथा शुशासति। चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करे हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ। हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, निश्चय सम हो कार्य समान, बने सम एक मानव समान। तो इसके साथ हम सभी एक मानव समाज वसुधैव कुटुंबकम को स्थापित करने के लिए हमारे भाई कमलानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे भारत, तो भारत तो विश्व गुरु बनेगा ही। और उसके लिए भारत की छोटे से गांव से ही शुरुआत होगा। जैसा टुकड़ो जी महाराज ने अपने ग्राम गीता में पहले ही लिखा है, अश्विन ग्रामे विश्वम परिपुष्ट दर्शनम, तो हमारे गांव में पूरे विश्व का दर्शन होगा। और जैसा हमारे बाल योगी जी महाराज जैसे लोगों की परिकल्पना से गुरुकुल, ग्रामोद्योग, गौशाला, ये सब एक साथ एक जगह पे होता है, तो फिर प्राकृतिक खेती के साथ, तो फिर वह आदर्श ग्राम भी बनेगा और वहां से स्वावलंबन और भारत का एक जागरण स्थापित होगा। धन्यवाद सबों को। हार्दिक अभिनंदन के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।